मुंबई के बारे में मैं आपको बता दूं कि 1893 से लेकर 1993 तक मुंबई में 7 बड़े सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं हिंदू मुस्लिम के, और सांप्रदायिक तौर पर मुंबई बड़ा ही संवेदनशील शहर रहा है। 97 में अबू सलेम गुलशन कुमार की हत्या कर देता है। उसके बाद अबू सलेम की अलग गैंग बन जाती है, क्योंकि अबू सलेम ने दाऊद गैंग में रहते हुए अबू सलेम गुलशन कुमार की हत्या करवाई थी बिना दाऊद की अनुमति के। इसमें जब ये गैंग भी क्या हिंदू मुस्लिम गैंग की तरह काम करते थे? जैसे छोटा राजन खुद को राष्ट्रवादी डॉन बताता था। दाऊद जो है वो देशद्रोही है और मैं देश प्रेमी हूँ, मैं पैट्रियोटिक डॉन, और मेरे अब जीवन का मकसद जो है दाऊद को ख़त्म करना ही है। और वो कहता है कि कमिश्नर साहब आप कुछ भी कीजिए लेकिन मुंबई को साफ कीजिए। तो ये डायलॉग दरअसल गोपीनाथ मुंडे ने तत्कालीन पुलिस कमिश्नर उस वक्त थे रॉनी मेंडोंसा, उनको ये कहा था कि कुछ भी करो मुंबई को साफ करो। और उसके बाद से फिर पुलिस ने एनकाउंटर्स की मुहिम छेड़ दी थी और हर दिन 2-4 एनकाउंटर्स होते थे, 2-4 गैंगस्टर्स को गोलियां मारी जाती थी। आप जो है दगड़ी चावल गए हुए थे। हाँ। और वहाँ पर जो एक व्यक्ति आपसे कांपते हुए बोलता है कि वो कातिल है, उसने मेरे कई छोकरों को खल्लास कर डाला है, मुझे भी टपका देगा, वो डर लगता है मेरे को उससे। मैंने बोला गवली जी आप उम्मीदवार हैं और आज अपने आपको ही आपको वोट देने नहीं जा रहे हैं, आप खुद ही वोट देने नहीं जा रहे हैं, आप दूसरों से क्या उम्मीद करते हैं कि जाके आपको वोट देंगे, आप खुद ही घर से नहीं निकल रहे हैं। तो बोलता अरे कैसा निकलेगा, वो मर्डर केस का आरोपी खड़ा है ना मेरे घर के बाहर। आपके पास भी 2008 में आपको बुलाया गया पुलिस के बड़े अधिकारी की तरफ से, राकेश हेमंत करकरे ने जी। उन्होंने आपसे क्यों कहा कि आप कुछ दिन के लिए मुंबई से चले जाइए? उन्होंने मुझको कहा कि यार जितेंद्र ये बताओ कि तुम्हारी ऐसी कौन सी स्टोरी है जो दाऊद गिरोह को बड़ी चुभ गई है और दाऊद जिसकी वजह से तुमसे बड़ा नाराज है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो यार, कुछ दिनों के लिए ना तुम मुंबई से बाहर चले जाओ। क्या बदले के स्वरूप धमाके किए गए थे? 26 नवंबर का हमला छोड़ दीजिए 2008 का, लेकिन उसके पहले जितने भी बम धमाके हुए, वो ये माना जाता है प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि गुजरात में जो दंगे हुए थे उसके बदले के तौर पर जो है ना ये दंगे कराए गए। और 26/11 की सूचना आप लोगों को कैसे मिलती है? ये पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हमला हुआ था मुंबई शहर में, और कोई इस तरह का जो है ना सिस्टम नहीं था कि अगर इस तरह का हमला होता है तो उससे कैसे डील किया जाए। हर कोई इंडिविजुअल लेवल पे जिसको जो समझ में आ रहा था वो उस तरह से डील कर रहा था। कान में आवाज़ गूंजती थी जब हम सोने के लिए आंख बंद करते थे, तो जो तड़तड़ाहट है, क्योंकि मैं कुल 59-60 घंटों तक लगातार हम वो कवरेज कर रहे थे, और जो एनएसजी और आतंकियों के बीच जो ताज में गन फाइट हो रही थी, कॉन्टिन्यूस जो आवाज़ आती थी लगातार, वो आवाज़ हमारे एक तरह से जहन में बस गई थी और महीने भर तक जो है वो आवाज़ कानों में गूंजती रहती थी। कुछ किताबें पढ़कर लिखी जाती हैं, कुछ किताबें सोचकर लिखी जाती हैं जो उपन्यास की शक्ल में आती हैं, कुछ ख्यालों में होती हैं, लेकिन इसके इतर भी एक किताब होती है जो भोग कर लिखी जाती है, खुद को झेल कर लिखी जाती है। और उस भोगने में क्या क्या होता है? एक बच्चे को दंगे की आग में फंसना पड़ता है, जहाँ गाड़ियाँ जल रही होती है वहाँ वो कैसे बचता है, फिर वहाँ से निकलने के लिए उसे अपने पैर में कांच की बोतल चुभानी पड़ती है, फिर वो जब बड़ा होता है तो उसे बम धमाकों के बीच से गुजरना पड़ता है। वो एक लाइब्रेरी में बैठा होता है तो शीशे फूटने और ज़ोर से धमाके की आवाज़ उसको सुनना पड़ता है। और बड़ा होता है तो उसे गोलियों की आवाज़ सुननी पड़ती है, उसे धमकी मिलती है कि शहर छोड़ दो नहीं तो दुनिया छोड़ देना पड़ेगा। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब उसे वो तस्वीर भी अपनी आँख के सामने देखनी पड़ती है जब एक व्यक्ति एक स्टेशन के बाहर बैठा है और लाशों के ढेर के बीच अपनों को तलाश रहा है बेबस होकर के। ये इन सारे संस्मरणों को जोड़कर वो 2008 के मुंबई हमलों को भी देखता है और उसके बाद की मुंबई और मुंबई की सियासत को भी देखता है। ये किताब है और ऐसी इन सारे संस्मरणों को गुथ करके किताब लिखी गई है, अयोध्या ने कैसे बदल दी मुंबई, बॉम्बे आफ्टर अयोध्या। जितेंद्र दीक्षित ने यह किताब लिखी है और इस किताब का हिंदी अनुवाद है जिसे प्रभात प्रकाशन ने छापा है। 350 पन्ने की किताब है और इसकी कीमत 500 रुपये है।
किताब आपको मुंबई के शुरुआती दौर से लेकर के अब तक के दौर तक बताती है कि कैसे बदली मुंबई, कैसे बदल रही है मुंबई और आगे मुंबई में क्या होना है और उसके महाराष्ट्र के आसपास की राजनीति क्या है। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ हैं। आपने ये किताब लिखी और इस किताब में कई चैप्टर हैं और छोटे छोटे चैप्टर। अच्छा है, हमारे लिए पढ़ने के लिए भी आसान रहा। कुल 20 चैप्टर हैं। तो कहाँ से शुरुआत की जाए, वाडी की उस चौल से या फिर किसी बम धमाके से या फिर किसी दंगे से, या फिर आप ही बताइए कि अयोध्या ने कैसे बदल दी बम्बई? तो मैं कहूँगा कि जो टाइटल है किताब का, अयोध्या ने कैसे बदल दी बम्बई, तो उसी से बातचीत की शुरुआत करते हैं। दरअसल इस किताब का मैंने रेफरेंस ईयर लिया है 1992 और 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, उसके बाद देश भर में दंगे हुए, लेकिन सबसे भीषण दंगे मुंबई में हुए थे और वो दंगे 2 फेजेस में हुए थे। एक 6 दिसंबर से शुरू हुए, हफ्ते भर तक चले, और महीने भर बाद 6 जनवरी को फिर से दंगे शुरू हुए, वो भी हफ्ते भर तक चले। उसके बाद मुंबई शहर की ज़िंदगी पर कई तरह के असर पड़े, कई पहलुओं पर उसका असर दिखाई पड़ा। मुंबई की राजनीति पर, मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर, मुंबई के सामाजिक ताने बाने पर, मुंबई के रियल एस्टेट पर। और बीते 6 दिसंबर को 30 साल पूरे हो रहे थे जब ये किताब का लोकार्पण हुआ। तो इन 30 सालों में मुंबई किस तरह से बदली और उन दंगों का क्या इम्पैक्ट रहा इन सभी विषयों पर, उसको मैंने क्रॉनिकल करने की कोशिश की। और ये सब कुछ मैंने फर्स्ट पर्सन में किया है, क्योंकि मेरा जन्म मुंबई में हुआ और मैं मुंबई के एक ऐसे इलाके में पैदा हुआ और पला बढ़ा जिसने कि सबसे ज़्यादा हिंसा देखी है। हिंसा गैंगवॉर की शक्ल में, गैंगवॉर जो दाऊद इब्राहिम के गैंग में और पठान गैंग में हुआ करता था। उसके बाद सांप्रदायिक दंगों की शक्ल में हिंसा देखी। जो 12 मार्च 1993 के बम धमाके हुए, तो उनमें से एक धमाका जो है इस इलाके में भी हुआ था जहाँ पर मैं रहता था। तो इस हिंसा के बीच में मैं पला बढ़ा और बहुत कुछ मैंने छोटी उम्र में ही बहुत सारी वारदातें होते हुए देखी। और उसके बाद फिर आगे चलकर मैंने अपने करियर के तौर पर पत्रकारिता को चुना। तो शुरुआती मौका मुझे आप ही के ग्रुप से जुड़े हुए चैनल आज तक से मिला और मैं आज तक में बतौर क्राइम रिपोर्टर करीब 4 साल तक काम करता था। और उसके बाद दूसरे चैनल में गया, वहाँ पर भी क्राइम रिपोर्टिंग की। तो कई सारी ऐसी घटनाएं जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रही, मुंबई से जुड़ी हुई, उनको कवर करने का मुझे मौका मिला। और कई किस्से कहानियाँ ऐसी थी जो हम मतलब एक पत्रकार के तौर पर शायद नहीं पेश कर पाए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जहन में थी और मैं उन कहानियों को सुनाना चाहता था। तो एक तो बतौर एक मुंबई का नागरिक होने के नाते, एक ऐसे शख्स के नाते जो मुंबई में पैदा हुआ, वहाँ पर पला बढ़ा, और एक अपराध पत्रकार होने के नाते जिसने शहर की कई बड़ी घटनाओं को देखा। तो उन तमाम किस्से कहानियों को समेटते हुए फिर मैंने ये किताब लिखी, अयोध्या ने कैसे बदल दी बम्बई। हम आगे के हिस्सों पे बात करें तो ज़्यादातर किस्सा इसका अयोध्या के बाद का है, लेकिन एक किस्सा जो है वो है अयोध्या के पहले का, जब सलमान रुश्दी की किताब को लेकर के दंगा हुआ और उस दंगे में आप फंसे भी। आपकी उम्र उस वक्त 10 साल थी जी। और क्या था वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो आपने दर्ज किया? देखिए, उस किस्से को मैंने इसलिए डाला है कि उसका अंग्रेजी में शीर्षक है बॉम्बे बिफोर अयोध्या। वो इसलिए कि मुझे ये बताना था कि जब 1992-93 के दंगे हुए तो उस वक्त पुलिस पर, मुंबई पुलिस पर यह आरोप लगा कि मुंबई पुलिस जो है अन्याय कर रही थी और वो मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रही थी। और श्री कृष्णा कमीशन, जो कि उन दंगों की जांच के लिए बनाया गया था, उस कमीशन ने भी इस तरह के ऑब्जर्वेशंस रखे थे कि मुंबई पुलिस ने गलत किया था, सिर्फ एक कम्युनिटी को मुंबई पुलिस टारगेट कर रही थी। तो मैंने उसका कारण एक्सप्लोर किया कि आखिर मुंबई पुलिस जो है मुसलमानों के खिलाफ क्यों हो गई और एक ही कम्युनिटी को क्यों टारगेट कर रही थी। तो उसके लिए ये पहले वाला चैप्टर लिखना मुझे ज़रूरी लगा। उसके पहले हुआ ये था कि सलमान रश्दी ने एक किताब लिखी थी, द सैटनिक वर्सेस। उस किताब को लेकर दुनिया भर में हंगामा हुआ और भारत में भी उस पर पाबंदी लगाई गई। तो एक दिन मुंबई के चंद मुस्लिम संगठनों ने फैसला किया कि एक मोर्चा निकालेंगे दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा से लेकर के जो ब्रिटिश मिशन है उसके दफ्तर तक, और वहाँ पर जाके विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उस मोर्चे की परमिशन मुंबई पुलिस ने उन्हें नहीं दी
फिर भी वो मोर्चा निकला। तो ये 1989 की बात है। जी जी, वो मोर्चा निकला, लेकिन क्रॉफर्ड मार्केट के पास, मतलब उस ब्रिटिश मिशन के दफ्तर से काफ़ी पहले पुलिस ने उस मोर्चे को रुका दिया। तो उसके बाद वो जो भीड़ थी वो आक्रामक हो गई और वहाँ पर हिंसा शुरू हो गई, आगजनी शुरू हो गई। तो पुलिस ने फायरिंग की। और उनका क्या मकसद था? जो भीड़ थी वो, भीड़ का मकसद ये था कि ब्रिटिश कमीशन के ऑफिस के पास उसका घेराव करें और वहां पर जाके अपना विरोध दर्ज कराएं। लेकिन पुलिस को डर था कि वहां पर हिंसा हो सकती है, क्योंकि फॉरेन डिप्लोमेट्स वगैरह भी हैं, तो इस तरह के कोई आंदोलन को वहां पर इजाजत नहीं दी जा सकती। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सलमान रुश्दी ब्रिटेन में थे। हाँ, उन्होंने ब्रिटेन में रहकर, और ब्रिटिश सरकार ने उनको सुरक्षा दे रखी थी ना, अच्छा, इसके लिए। ठीक है। तो वहां पर पुलिस के साथ उनका टकराव हो गया। और मैं तभी स्कूल से लौट रहा था, तो मैंने, जब ये हिंसा शुरू हुई उसके जस्ट पहले जब वो मोर्चा निकल रहा था, तो मेरे सामने से ही गुजरा, तो मैंने कौतूहलवश मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। और कुछ देर तक मैं मोर्चे के साथ चलते रहा देखने के लिए। पहली बार मैंने कोई इतना बड़ा मोर्चा देखा था। और अचानक में वहाँ पर हिंसा शुरू हुई, कांच की खाली बोतलें फेंकी जाने लगी और पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और भगदड़ मच गई। तो मैं भी उस भगदड़ में गिर पड़ा। फिर मुझे एक बोरी मुस्लिम शख्स थे जो इमारत की दरवाजे पर थे। मुस्लिम क्या होते हैं? मुस्लिम कम्युनिटी की एक सेक्ट है बोहरी मुस्लिम, जो गुजराती भाषा में बात करते हैं। और बोहरा जैसे? हाँ, जो बोहरा अच्छा। उनको बोहरी बोहरा वही बोलते हैं, बोहरा मुस्लिम। हाँ। तो एक बुजुर्ग थे, उन्होंने जल्दी से मुझे इमारत के अंदर घसीट लिया, नहीं तो मैं भी कुचल जाता शायद, या फिर पुलिस के डंडे पड़ते मुझे। और उसके बाद में फिर पुलिस ने वहाँ पर फायरिंग कर दी। उस फायरिंग में 12 लोगों की मौत हुई। ये किस इलाके में हुआ? ये मोहम्मद अली रोड पर हुआ। मोहम्मद अली रोड मीनारा मस्जिद और क्रॉफर्ड मार्केट के बीच की जो सड़क है, भिंडी बाज़ार से लेके क्रॉफर्ड मार्केट तक जाती है, उस सड़क को मोहम्मद अली रोड कहते हैं। तो वहाँ पर ये पूरी हिंसा हुई थी। तो ये वो इंसिडेंट था जिसने मुसलमानों और पुलिस के बीच जो है एक तरह की नफरत पैदा कर दी थी। क्योंकि उसी दिन, जिस दिन ये मोर्चा निकलने वाला था मुस्लिम संगठनों का, उसी दिन दलित संगठनों ने भी एक मोर्चा प्लान किया था और उनको पुलिस ने परमिशन दे दी थी। लेकिन मुस्लिम संगठनों को पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी। एक तो मुस्लिम संगठनों को परमिशन डिनाई की पुलिस ने, दूसरा कि वहाँ पर फायरिंग कर दी, 12 लोग मारे गए। तो इस घटना की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी और पुलिस के बीच जो है नफरत पैदा हो गई। और वो नफरत जो है 6 दिसंबर के बाद जो दंगे हुए उसमें नज़र आई। दंगों में जो दंगाई थे उन्होंने पुलिस को टारगेट किया शुरुआती वक्त में। एक तो पुलिस जो है एक स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले एक सिंबल के तौर पे देखा गया कि स्टेट सरकार वो बाबरी मस्जिद को प्रोटेक्ट करने में नाकामयाब रही। तो स्टेट का जो ज़मीनी सिंबल है, जो एक आम आदमी के लिए स्टेट का सिंबल एक पुलिस वाला है, डंडा लेके जो गली में घूमता है, खाकी वर्दी वाला। ये तो 93 के 92 में हुआ। लेकिन फिर उसके बाद आप वहाँ से घर कैसे पहुँचे? उसके बाद मैं कई घंटों तक फंसा रहा। और उस दौरान, उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स वगैरह तो थे नहीं, और मेरे घर पे भी लैंडलाइन के लिए अप्लाई किया हुआ था, लेकिन तब तो या तो किसी सांसद की सिफारिश लगती थी फ़ोन पाने में, या फिर कई महीनों का इंतज़ार करना पड़ता था, तब जाके फ़ोन मिलता था। तो घर पर कोई फ़ोन था नहीं, तो घर वाले भी काफ़ी परेशान थे, मैं फंस गया था। और मेरी माँ को तरह तरह की कुछ शंकाएँ हो रही थी कि कहीं, क्योंकि फायरिंग की आवाज़ लगातार आ रही थी और ये भी सुनने में आ रहा था कि बहुत लोग मर गए हैं। तो हुआ ये कि ये जो बुजुर्ग थे उनको भी बड़ी चिंता की, यार तुम्हारे घर वाले बड़े परेशान हो रहे होंगे, और किसी तरह से मुझे मेरे घर भेजना चाहते थे। तो उन्होंने आसपास जो और भी लोग थे उस इमारत में, उनसे पूछा कि भाई कोई इस बच्चे को घर छोड़कर आएगा क्या? तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था बाहर, क्योंकि पुलिस ने फिर बाहर कर्फ्यू लगा दिया था। और किसी भी आदमी को बाहर चलते हुए कोई पुलिस वाला देखता था तो सब उस पर टूट पड़ते थे उसको पीटने के लिए। तो किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई। तो फिर वो बुजुर्ग ने कहा कि मैं ही इसको लेकर जाता हूँ, मैं इसके घर पे छोड़ के आता हूँ। मेरा घर वहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर ही था। लेकिन तभी एक दूसरा शख्स जो है वो आगे आया और उसने कहा कि चाचा आप जाने दीजिए, मैं बच्चे को छोड़ देता हूँ, आप परेशान मत होइए। फिर वो मुझे लेकर गया और अंदर की गलियों से उसने मुझे उठाकर मुझे साथ में लेके जाने लगा। लेकिन एक जगह पे क्या हुआ कि जो दंगा था वो अंदर की गलियों में भी फैल गया था। तो खाली कांच की बोतलें, ट्यूबलाइट्स के टुकड़े, वो सब बिखरे हुए थे और मेरी चप्पल भगदड़ में जो है गुम गई थी। तो मैं नंगे पैर था। तो जब चलते हुए एक कांच का टुकड़ा जो है मेरे पैर में फंस गया और उससे खून निकलने लगा और मुझे चलने में दिक्कत होने लगी। तो उसने मुझे ऐसे उठा लिया जो है दोनों हाथों से
और मेरे पैर से जो खून निकल रहा था उसके सफ़ेद कुर्ते पर जो पठानी उसने पहनी हुई थी उसका पूरा उससे वो लाल हो गया। लेकिन फिर भी वो मुझे ऐसे ही उठाकर मेरे घर तक ले गया और बिल्डिंग के दरवाजे पर ही मेरी माँ और सारे लोग जो है थे। कहाँ था आपका घर वहाँ? मस्जिद बंदर इलाके में। मस्जिद बंदर? हाँ, वो जो वाड़ी जिसका जिक्र है किताब में वो मस्जिद बंदर में थी। अच्छा। तो जैसे ही माँ के सामने ले गए तो माँ रो रही थी और देखती उन्होंने मुझे 2 थप्पड़ लगाए कि कहाँ चले गए थे। और फिर उसके बाद वो जो शख्स था उसने सुपुर्द किया और चला गया। लेकिन सब लोग देखकर बड़े वो हुए कि मतलब एक मुस्लिम शख्स इतनी रिस्क उठाकर एक हिंदू इलाके में रहने वाले बच्चे को लेकर आ रहा है, तो वो कई लोगों को बड़ा उस दौर में जो है बड़ा आश्चर्यजनक लगा जो है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है बानवे का दौर और उससे पहले पहुंचते हैं आडवाणी जी की रथ यात्रा मुंबई में। उस वक्त क्या माहौल था जब रथ यात्रा पहुंचती है? जी, आडवाणी की रथ यात्रा का चैप्टर भी मैंने इसी कारण से लिखा है क्योंकि मुझे ये बताना था कि दंगों के पहले किस तरह का माहौल था। एक तो जो पुलिस विरोधी माहौल था वो उसके लिए ये चैप्टर मैंने लिखा, रश्दी का राइट वाला। आडवाणी जब पहुँचे तो देखिए, आडवाणी की रथ यात्रा के दौरान भी कई जगहों पर हिंसा हुई थी। जब उनकी रथ यात्रा जिस जगह से गुजर गई, खास करके नॉर्थ के शहरों में और गुजरात में जो है हिंसक वारदातें हुई थी, लेकिन मुंबई में कोई हिंसा नहीं हुई। लेकिन मुंबई में माहौल ज़रूर टेंस हो गया था क्योंकि जिस तरह के नारे लग रहे थे, मंदिर वहीं बनाएंगे और मुस्लिम विरोधी नारे उन दौरान जो संघ परिवार के जो दल थे, संगठन थे, उनकी तरफ से जो नारे लगाए जा रहे थे, तो उसकी वजह से शहर में माहौल काफ़ी संवेदनशील हो गया था। और मुंबई के बारे में मैं आपको बता दूं कि 1893 से लेकर 1993 तक मुंबई में 7 बड़े सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं हिंदू मुस्लिम के, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। कई बार सेना को बुलाना पड़ा, इवन अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भी जो है दंगे हुए, उस दौरान भी सेना को बुलाना पड़ा था। और सांप्रदायिक तौर पर मुंबई बड़ा ही संवेदनशील शहर रहा है। वहाँ पर कई बार जो है हिंदू मुस्लिम के दंगे हो चुके थे। तो ऐसे शहर में आडवाणी की रथ यात्रा आई थी, लेकिन उस वक्त में कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई, लेकिन शहर का माहौल जो है वो ज़रूर काफ़ी टेंस हो गया था। तो ये एक तरह से पृष्ठभूमि थी 92 में जो इतना बड़े पैमाने पर मुंबई में दंगे हुए थे उसको लेकर। अच्छा, आपने इस किताब में लिखा भी, जो आगे के पन्नों में इसका जिक्र आता है कि जब बाबरी मस्जिद गिराई गई और वो जो ढांचा था उसको विध्वंस किया गया, तो उसमें शिवसैनिकों के कार सेवा में जाने का भी बात है और बाला साहब का ये स्वीकारना भी कि अगर मस्जिद गिराई है तो मुझे इस बात पे गर्व है। फिर जब ये 92 में दंगे होते हैं तो ये 6 दिसंबर को ही शुरू हो जाते हैं या फिर उसके आगे क्या होता है? फिर उसमें 92 में दंगे जो है मुंबई में जो दंगे 6 दिसंबर की रात से शुरू हो गए, रात को करीब 11-12 बजे के आसपास। किन इलाकों में? सबसे पहले दंगा शुरू हुआ भिंडी बाजार और मीनारा मस्जिद, जो दक्षिण मुंबई का मुस्लिम बहुल इलाका था, वहाँ पे शुरू हुआ। सबसे पहले एक पुलिस वैन पर हमला हुआ और उसके बाद जो टैक्सियाँ वहाँ से गुजर रही थी, जिसमें गैर मुस्लिम जो हिंदू लोग बैठे हुए थे, उनको घसीट कर जो है उन पर हमला किया जा रहा था। ऐसे ही? हाँ, मतलब ये हुआ था कि जैसे मैंने एक जिक्र किया, एक दीप नारायण नाम के शख्स थे जो मेरे मामा के दोस्त थे। हाँ। वो जब वहाँ से गुजर रहे थे मीनारा मस्जिद के पास से, तो उन्होंने देखा कि मीनारा मस्जिद का जो चौराहा है वहाँ पर एक भीड़ जमा हुई थी और रास्ता ब्लॉक कर दिया था। और अचानक और सारी गाड़ियाँ जो है टैक्सी वगैरह वो एक के पीछे खड़ी हो गई थी। अचानक उस भीड़ में से कई लोग लाठी डंडा और तलवार लेके निकलते हैं और हमला कर देते हैं कार में बैठे लोगों पर। तो जिस टैक्सी में ये दीप नारायण बैठे हुए थे, वो टैक्सी ड्राइवर रिवर्स लेता है तुरंत और दूसरे रास्ते से फिर उनको उनके घर पहुंचाता है। तो इस तरह से मुस्लिम इलाकों में वो दंगा पहले शुरू हुआ था। उसके बाद अगले ही दिन में जो देवनार नाम का इलाका है मुंबई के नॉर्थ ईस्टर्न सबब्स में, वहाँ पर पुलिस वालों पे हमले शुरू हो जाते हैं। तो जो दंगों का पहला दौर था दिसंबर वाला, उसमें पुलिस वालों पर काफ़ी हमले किए गए थे दंगाइयों की तरफ से। कई पुलिस वाले उसमें मारे गए थे। और उसमें वो जो प्रेम शंकर की आइसक्रीम की दुकान का किस्सा है जी, तो हुआ ये था कि जो ये वाड़ी नाम की जगह है जहाँ पर मैं रहता था, वो एक तरह से हिंदू पॉकेट था। उसके 3 तरफ से मुस्लिम बहुल इलाका था और सामने की तरफ सड़क थी।
तो कितने परिवार रहते थे हिंदू परिवार? कम? करीब 10-12 परिवार थे और पूरा हिंदुओं के। आसपास? हाँ, बाकी सब मुस्लिम परिवार थे, मुस्लिमों की बस्ती थी। तो ऐसे में जब इतना सब कुछ हो रहा था तो पीछे एक इमारत थी जिसमें कि हींग का गोदाम था। उस हींग के गोदाम को दंगाइयों ने आग लगा दी थी, और जब उस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पर पहुंचे तो उनके ऊपर भी फायरिंग करके उनको भी भगा दिया गया था। तो ये सब जब देखा मेरे घर वालों ने, तो फिर उन्होंने सोचा कि अब इस जगह को फिलहाल के लिए छोड़ देना चाहिए। और फिर वहाँ से कुछ दूरी पर जहाँ पे हिंदू आबादी ज़्यादा थी, हिंदू बहुल इलाके में, वहाँ पर प्रेम शंकर नाम के एक शख्स रहते थे जिनकी आइसक्रीम की दुकान थी। उनके घर पर हम लोग जाकर ठहरे कुछ दिनों के लिए, दंगाइयों से बचने के लिए। ये फिर उसमें गोली चली? हाँ, तो जब हम वहाँ पर उस प्रेम शंकर के घर पे ठहरे तो वो ऊपरी मंजिल पर उनका घर था एक इमारत की, और वहाँ से पूरे इलाके की गलियाँ वगैरह दिखाई पड़ रही थी। तो एक जगह पर हमने देखा कि सामने दोनों समुदाय के दंगाई जो है एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे। एक गली के एक कोने से की तरफ मुस्लिम दंगाई थे, एक कोने पर हिंदू दंगाई थे, और खाली बोतलें और पत्थर के साथ एक दूसरे पर फेंक रहे थे। अचानक में जो मुस्लिम की ओर का जो गुट था, उसमें से एक शख्स अचानक एक रिवॉल्वर निकालता है और गोली चला देता है, और जो हिंदू तरफ का आदमी, जो पत्थर जिसके हाथ में था, हिंदू दंगाई को वो पत्थर वो गोली उसकी लग जाती है उसके सिर में, और वो वहीं गिर जाता है। और फिर एक हाथ गाड़ी जो एक ठेले पर उसको उठाकर वहाँ से बाकी के उसके साथी लाते हैं। उस वक्त एम्बुलेंस तो तुरंत मिल नहीं पाती है, पुलिस को बुलाया जाता है। फिर पुलिस की गाड़ी में उसको डालकर सेंट जॉर्ज अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ कुछ घंटे के बाद में उसकी मौत हो जाती है। तो ये एक इंसिडेंट है। उसी दौरान जब ये गोली चलती है तो एक और इंसिडेंट होता है। जो आइसक्रीम फैक्ट्री है उस गली के ठीक सामने होती है, जिसके प्रेम शंकर मालिक होते हैं। तो एक गोली उनके शटर को पार करते हुए अंदर एक उनका कर्मचारी होता है सुंदरिया नाम का, उसके सीने से घिस कर जाती है, तो उसको खून निकलने लग जाता है, वो इंजर्ड हो जाता है। तो फिर प्रेम शंकर उसको लेकर अस्पताल जाते हैं। तो ये भी एक इंसिडेंट है। फिर उसके बाद धारावी में भी दंगे होते हैं, माहिम में भी दंगे होते हैं, और 10 दिसंबर से 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलता रहता है। 11 दिसंबर तक किताब के मुताबिक जो है वो थोड़ा सा अमन बहाल होता है। फिर 12 दिसंबर से घाटकोपर, भांडूप और डिंडोसरी इलाकों में दंगे शुरू हो जाते हैं। तो इसके बाद ये जो सिलसिला है ये कब तक चला? फिर क्या होता है कि जो दंगे का पीक था वो शुरुआत में था, एकदम शुरुआत के 4-5 दिनों तक था। फिर उसके बाद छिटपुट घटनाएं होती रहीं, और ये घटनाएं करीब 10-12 दिनों तक चली। लेकिन जो बड़ी घटनाएं हुई उस दंगों के दौरान, जो आगजनी या फायरिंग या ज़्यादा बड़ी हत्याएं, वो शुरुआत के 5-6 दिनों में हुई थी। और उसके बाद धीरे धीरे 2nd और 3rd वीक ऑफ दिसंबर जो है घटनाएं बिल्कुल बंद सी हो गई थी। फिर जो दंगे का दूसरा फेज़ है वो जनवरी में शुरू हुआ था, 6 जनवरी के आसपास। और उससे पहले जो महाआरती का किस्सा है वो क्या है? हाँ, ये हुआ था कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शिवसेना ने कहा कि जो सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक स्पेस को घेरती है, सड़क का यातायात इससे प्रभावित होता है। और इसके विरोध में उन्होंने कहा कि अगर सड़क पर नमाज बंद नहीं होगी तो हम महाआरती करेंगे, और उन्होंने महाआरती करनी शुरू कर दी। तो शिवसेना ने शुरुआत की। इसके बाद आरएसएस पर तो उस वक्त बैन लग गया था बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद। तो जो आरएसएस के जो सदस्य थे वो अलग अलग नामों से, राम सेवा संघ या कुछ और ऐसे मिलते जुलते नामों से उन्होंने संगठन बनाए थे, और उसके लोग भी अलग अलग मंदिरों पे जाके महाआरती करने लगे। और इन महाआरतियों के बाद क्या होता था कि महाआरतियों के बहाने कई लोग जुटते थे एक साथ, और जब महाआरती खत्म होती थी तो उसके बाद फिर हमले शुरू हो जाते थे। फिर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनको टारगेट किया जाता था, फिर दूसरी मुसलमानों की ओर से रिटेलिएशन होता था। तो इसने भी बिल्डअप किया जो सेकंड दौर का दंगा था, ये सारा हुआ। और महाआरती जो है, चूंकि शांति बहाल हो गई थी दिसंबर के वक्त में जो है शुरुआती 10-12 दिनों के बाद, लेकिन इन महाआरतियों के बाद फिर से माहौल गर्म होने लगा था। और फिर 6 दिसंबर को दूसरे दौर का दंगा ट्रिगर हो गया। 6 जनवरी? हाँ, 6 जनवरी को दूसरे दौर का दंगा जो है वो ट्रिगर हो गया। और उसमें जो इसमें पता चलता है कि 2 माथाड़ी मजदूरों की हत्या हुई। उसके बाद माथाड़ी क्या है वो इंसिडेंट? दरअसल माथाड़ी मजदूर जो है, जो मस्जिद बंदर है वो एक ये कह सकते हैं कमर्शियल इलाका है और बंदरगाह के पास में है।
तो देश भर से जो अनाज या बाकी का सारा सामान आता है तो ट्रकों से उतार कर उसको गोदामों में डालना या गोदाम से ट्रक में लादना, ये सब का काम जो है ये माथाड़ी मजदूर करते हैं और ये बड़े ही संगठित लोग हैं, इनकी यूनियन काफ़ी मजबूत मानी जाती है। तो एक रात को क्या हुआ कि कुछ लोग, जिनमें से एक शख्स जो है एक मेरा क्लासमेट था, उसका भाई ही था, वो और कुछ 2-4 और भी मुस्लिम युवक जो है वो एक रात को निकले और उन्होंने कहा कि जो ये सारा कुछ चल रहा है उसका बदला लेना है। किस चीज़ का बदला लेना है? जिस तरह से मुस्लिमों की हत्या हुई थी दंगों के दौरान, अच्छा, उसमें एक उस वक्त एक खबर फैली थी कि एक ड्रमर था जो त्योहारों पर ड्रम्स वगैरह बजाता है, ढोल बजाने वाला, जिसके काफ़ी बड़े बड़े बाल थे। तो वो ड्रमर जो है लोगों को बुलाता था अपने पास, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, और सामने वाला जैसे ही जवाब देता था वालेकुम अस्सलाम या उस तरह से, तो उसको ये पता चल जाता था ये मुस्लिम है और वो उसकी हत्या कर देता था उसके पेट में। ये अफवाह फैली? ये अफवाह थी या सही थी, ये इसकी पड़ताल नहीं हो पाई उस वक्त में, लेकिन ये खबर जो है उस इलाके में फैल गई कि ये ड्रमर है जो इस तरह से मुसलमानों की हत्या कर रहा है। तो उसको ढूंढने के लिए लोग निकले, 5 लड़के, हाँ, ये 4-5 लड़के उसको ढूंढने के लिए निकले, लेकिन वो मिला नहीं। तो फिर फ्रस्ट्रेट होके ये जो माथाड़ी कामगार थे उनमें से 2 लोग, एक ट्रांसपोर्ट का दफ्तर था केशव जी नायक रोड पर, वहाँ पर मस्जिद बंदर इलाके में, रात के वक्त ये दोनों पेशाब करने के लिए निकले, तो उसी वक्त में इनको उन्होंने मार डाला। और जब सुबह इनकी बॉडी मिली तो उसके बाद पूरा माहौल टेंस हो गया, माथाड़ियों ने जो है इलाके में बंद का ऐलान किया, और जब ये खबर पूरे शहर में फैली तो उसके बाद दूसरे दौर का दंगा ट्रिगर हो गया। और एक और इसी के साथ ही एक और घटना हो गई मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में, जहां पर गांधी चाल नाम की जगह पे, जो राधाबाई चाल नाम से गलत लोगों ने नाम इस्तेमाल किया था, दरअसल वो घटना गांधी चाल की थी, वहां पर एक पूरी फैमिली को जो है बंद कमरे में जला दिया गया था, हिंदू फैमिली को। तो उसके बाद में भी उस घटना ने भी ट्रिगर किया और इसके बाद दंगा पूरे शहर में फैल गया। ये कितने दिन तक चलता रहा सेकंड पार्ट का जो दंगा था, जिसमें का भी जो है गोलियां चली हैं, चाकूबाजी हुई है? हाँ, दूसरे दौर में ये हुआ कि पहले दौर में आगजनी ज्यादा हुई और पुलिस वालों पे हमले ज्यादा हुए। दूसरे दौर में ये हुआ कि अगर कोई मुस्लिम इलाके में कोई हिंदू दिख जाता तो उसको काट के मार देते थे, या हिंदू इलाके में कोई मुस्लिम पकड़ में आता था तो उसको मार देते थे। तो चाकूबाजी और इस तरह की हत्याओं का जो के मामले थे वो दूसरे दौर में ज़्यादा हुए थे। और दूसरे दौर में ये भी हुआ कि दूसरे दौर में पुलिस जो है काफ़ी आक्रामक रही एक समुदाय विशेष के लिए। और जो ज्वाइंट कमिश्नर रामेश्वर त्यागी के नेतृत्व में आरडी त्यागी, रामदेव त्यागी, हाँ, रामदेव त्यागी, उस वक्त क्या हो रहा था कि मुस्लिम इलाकों से जगह जगह से फायरिंग की खबर आ रही थी कि पुलिस पर फायरिंग की जा रही है। अच्छा। तो एक ऐसे ही उनके पास में खबर आई कि मिनारा मस्जिद के पास में सुलेमान बेकरी है, वहाँ से कुछ लोग जो है फायरिंग कर रहे हैं। तो ये तुरंत वहाँ पर पहुँचे और इन्होंने अपने स्क्वाड के साथ में जिस जगह से फायरिंग की खबर उन्हें दी गई थी, इन्होंने वहाँ पर अपने लोगों को बोल के उस तरफ फायरिंग करवा दी। लेकिन जब वहाँ पर फायरिंग हुई तो ये पता चला कि 8-9 जो है लोग मर गए उसमें, और वो सब बेकरी के मजदूर थे, उसमें कोई भी दंगाई नहीं था या कोई आतंकी नहीं था, और वहाँ से किसी तरह का कोई हथियार भी बरामद नहीं हुआ था। तो ये इंसिडेंट काफ़ी चर्चा में रहा। मेरे घर से सिर्फ 500 मीटर के फासले पर ये जगह थी जहाँ पर ये फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था। और इसके बाद इस केस में आरडी त्यागी की गिरफ्तारी भी हुई। आरडी त्यागी बाद में मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी बने थे, और पुलिस कमिश्नर बनने के बाद पुलिस वालों के साथ ये बड़ा है कि एक टाइम पे बड़ा चर्चित होते हैं, फिर गिरफ्तार होते हैं, फिर जेल जाते हैं, फिर राजनीति में जाते हैं। खैर उस पर भी आएंगे। फिर ये इंसिडेंट हुआ और उस समय जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी जी, सुधाकर राव नायक मुख्यमंत्री थे उस वक्त, मुख्यमंत्री थे जी। फिर ये पूरे जो जनवरी और दिसंबर के दंगे हुए, इसमें कितने लोगों की जान गई? जनवरी और दिसंबर के दंगों में करीब 1000 लोगों के आसपास जान गई होगी। हालांकि अलग अलग फिगर्स अलग अलग एजेंसीज देती हैं। श्री कृष्णा जो आयोग ने रिपोर्ट तैयार की दंगों में, उसमें उन्होंने शिव सैनिकों का भी जिक्र किया जी। क्या थी वो रिपोर्ट? और उसमें जब बाल ठाकरे की स्पीचेस की भी बात आती है तो उनको गिरफ्तार करने की बात थी, और क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी? देखिए, उसमें हुआ ये था कि श्री कृष्ण कमीशन बनाया गया था इन दंगों की जांच करने के लिए। बाद में ये भी कहा गया कि आप जो है 93 के जो ब्लास्ट हुए थे उसकी भी जांच कीजिए। तो जब दंगों की जांच की तो श्री कृष्ण कमीशन की फाइंडिंग्स ये थी
एक तो ये कि पुलिस ने जो है नाइंसाफ़ी की, पुलिस ने अनफेयर रवैया अपनाया और पुलिस ने मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया। एक ये उनका ऑब्जर्वेशन था। फिर साथ में एक बड़ा ऑब्जर्वेशन ये था कि इन दंगों में शिवसेना ने बड़ी भूमिका निभाई थी और शिवसेना के तत्कालीन प्रमुख बाल ठाकरे जो है वो एक मिलिट्री जनरल के जैसे अपने शिवसैनिकों को आदेश दे रहे थे हिंसा करने के लिए। और ये बात उन्होंने एक पत्रकार के हवाले से कही थी। एक पत्रकार जब उनसे मिलने गया था तो उसने खुद देखा था बाल ठाकरे को इस तरह से बात करते हुए फ़ोन पर, तो उसके बयान के आधार पर श्री कृष्ण कमीशन ने इस बात को रखा था अपनी रिपोर्ट में। अब और क्या क्या फाइंडिंग थी? इधर से जो मॉब था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? देखिए, मुस्लिम मॉब जो है उसमें ये भी फाइंडिंग थी कि मुस्लिम मॉब का कोई एक जो है ना सेंट्रलाइज्ड कोई संगठन नहीं था या कोई एक सेंट्रलाइज्ड नेता नहीं था जो कि डायरेक्ट कर रहा हो मुस्लिम मॉब्स को कि अब ये करना है वो करना है। लेकिन जो शिवसैनिक थे उनको डायरेक्ट बाल ठाकरे कर रहे थे। और जब ये रिपोर्ट सौंपी गई तो उसके बाद में ये हुआ कि बाल ठाकरे का नाम लिया गया है इस रिपोर्ट में दंगा भड़काने के लिए। और उस दौरान सामना में भी बहुत सारे भड़काऊ संपादकीय छपे थे तो उसका भी हवाला दिया गया। तो ऐसे में ये मांग की गई कि बाल ठाकरे को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और श्री कृष्ण कमीशन की इस रिपोर्ट पर अमल करने के लिए, मतलब श्री कृष्ण कमीशन ने जिन जिन लोगों को दोषी माना था उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक एसटीएफ बनाया था और उस एसटीएफ के इंचार्ज थे केपी रघुवंशी नाम के आईपीएस अधिकारी। तो उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। केपी रघुवंशी का मैंने इंटरव्यू किया इस किताब की खातिर, तो उन्होंने बताया कि देखो बाल ठाकरे का नाम जरूर था इसमें, लेकिन उसमें कोई ठोस एविडेंस श्री कृष्ण कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में नहीं दिया था कि वाकई में बाल ठाकरे की वजह से ही दंगे भड़के थे या उनकी सीधी भूमिका थी। इसके बाद श्री कृष्ण कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो लीगल सेल बनाया गया था उस लीगल सेल ने भी ओपिनियन दिया कि इसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। तो उस कानूनी राय का हवाला देते हुए बाल ठाकरे की उस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई थी। हालांकि बाल ठाकरे को बाद में गिरफ्तार किया गया था दूसरे मामले में, लेकिन श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर बाल ठाकरे को गिरफ्तार नहीं किया। उसका भी आपने जिक्र किया है जब उनकी गिरफ्तारी होती है, वो खैर आगे के सालों में होता है। फिर आती है तारीख 12 मार्च 1993 की। आप किसी लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे थे, स्टडी सेंटर पे थे, क्या हुआ था उस वक्त? दरअसल ऐसा था कि मैं मेरे मामा के साथ रहता था, घर बड़ा छोटा था और मैं 8वीं क्लास का छात्र था और अप्रैल में फाइनल एग्ज़ाम होने वाली थी। तो मैं पढ़ाई के लिए मेरे घर से कुछ 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर एक स्टडी सेंटर था, मतलब जहाँ बच्चे जाकर पढ़ाई कर सकते थे। तो मैं कैसे ही स्टडी सेंटर में गया और मैं पढ़ाई कर रहा था। अचानक में धड़ाके की आवाज़ आई, धड़ाम की। थोड़ी देर के बाद फिर से आवाज़ आई, तो मुझे लगा कि कहीं आसपास कोई फंक्शन वगैरह चल रहा होगा, तो उसकी वजह से शायद किसी ने फटाका वगैरह इस्तेमाल किया होगा, तो उसकी आवाज़ होगी। अचानक साथ पढ़ रहे एक बच्चे की माँ एकदम चीखते चिल्लाते हुए वहाँ पर आई और उसने उसका तुरंत हाथ घसीटा और बोला, चलो जल्दी यहाँ से, तुमको मालूम नहीं है क्या पूरे शहर भर में बम फट रहे हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वो उसको वहाँ से लेकर गई। तो उसके ले जाने के बाद में फिर बाकी जो बच्चे थे वो भी जल्दी जल्दी अपनी किताबें वगैरह समेट कर वहाँ से निकलने लगे। मैं भी वहाँ से निकला तो घर जाते वक्त एक नरसीनाथ स्ट्रीट नाम की, काथा बाजार नाम की जगह आती है, तो वहाँ मैंने देखा कि काफ़ी भीड़ जमा थी और वहाँ से एम्बुलेंस निकल रही थी और वहाँ धुआं काफ़ी निकल रहा था। पता चला कि वहाँ पर भी एक धमाका हुआ था। कुछ देर पहले, जब इस स्टडी सेंटर में पहुँचने से कुछ देर पहले मैं उसी जगह से गुजरा था वहाँ स्टेशनरी। किन किन जगहों पर धमाके हुए? धमाके कुल 13 जगहों पर हुए थे 12 मार्च 1993 को, जिनमें जो प्रमुख ठिकाने थे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग थी, इसके बाद में सीरॉक होटल था, सेंटोर होटल था, सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हथगोले फेंके गए थे, वो जगह पे धमाका हुआ था। जवेरी बाज़ार में धमाका हुआ था, जो एक कमर्शियल एरिया है, वहाँ पर धमाका हुआ था। वर्ली इलाके में धमाका हुआ था। शिवसेना भवन के ठीक सामने, दादर इलाके में शिवसेना भवन है, उसके ठीक सामने एक पेट्रोल पंप था, वहाँ पर धमाका हुआ था। माहिम में हथगोले फेंके गए थे। तो इस तरह से 13 ठिकानों पर अलग अलग जगह पर ये धमाके हुए थे और 257 लोग मारे गए थे, उसमें 750 के करीब लोग घायल हुए थे। एक हफ्ता पहले ही शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहले, और उन्होंने जोर देकर के ये कहा कि मस्जिद बंदर इलाके में भी धमाका हुआ है। क्या क्या वजह थी? ऐसा उन्होंने सिर्फ उस जगह के नाम पे जोर क्यों दिया?
देखिए, मस्जिद बंदर से नाम सुनते ही आपको कुछ आइडिया आएगा कि ये शायद मुस्लिम बहुल इलाका है। हुआ ये था कि मस्जिद बंदर में जो काथा बाजार का ब्लास्ट का जो ठिकाना है वो मस्जिद बंदर स्टेशन के करीब है। तो टेक्निकली वो गलत भी नहीं थे, उन्होंने एक जगह को दो तरह से पेश कर दिया, एक काथा बाजार और एक मस्जिद बंदर, लेकिन वो काथा बाजार भी मस्जिद बंदर के अंडर में ही आता है। तो उनको ये लगा कि अभी थोड़े दिनों पहले ही मुंबई में 2 बार दंगे हो चुके हैं और इन धमाकों के बाद फिर से कहीं एक बार सांप्रदायिक दंगे ना भड़क जाएं, और इन दंगों की वजह से चूंकि ज्यादातर जो धमाके हुए थे वो हिंदू बहुल इलाके में ही हुए थे, लगभग सभी धमाके हिंदू बहुल इलाके में हुए थे। शिवसेना के गढ़ में 4 जगहों पे हुए। बिल्कुल, शिवसेना के गढ़ में 4 जगह पर हुए थे। तो उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो जाए कि हिंदुओं को टारगेट किया गया है। तो ऐसा ना लगे, इसके लिए शरद पवार ने खुद ये कबूल किया अपनी आत्मकथा में भी कि मैंने दूरदर्शन पर जाकर एक झूठ बोला। मैंने ये कहा कि धमाका जो है एक मुस्लिम इलाके में भी हुआ है, मस्जिद बंदर नाम का इलाका है। सिर्फ हिंदू इलाके को आतंकियों ने टारगेट नहीं किया है, उन्होंने मुस्लिम इलाके को भी टारगेट किया है। तो इससे ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करने के लिए धमाके किए गए थे। अच्छा, लेकिन धमाके तो टारगेटेड ही थे। धमाके बिल्कुल टारगेटेड थे जी। और फिर जब एक आप इंसिडेंट का जिक्र करते हैं किताब में जो बाकी काफ़ी मतलब दर्दनाक भी है, कीर्ति अजमेरा का जो किस्सा है, क्या हुआ था उनके साथ? कीर्ति अजमेरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास में थे जब ये धमाका हुआ और वो घायल हो गया और उनका एक हाथ जो है वो सिर्फ एक चमड़ी के टुकड़े से उनका लटका हुआ था, सिर्फ एक चमड़ी का एक टिश्यू था, बाकी उनका हाथ जो है पूरी तरह से अलग हो गया था। उनका एक साइड का चेहरा जो है पूरी तरह से डैमेज हो गया था और उनको लगा नहीं था कि वो बच पाएंगे। एक भले टैक्सी वाले ने उनको उठाया, वो अपने एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़े हुए थे और उनको एक पास में सेंट जॉर्ज अस्पताल था, वहाँ ले गए। तो वहाँ पर पता चला कि इतनी सारे घायल आ गए थे कि बेड ही नहीं मिला। फिर जीटी अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पर भी जगह नहीं थी, तो टैक्सी वाला वहीं उनको छोड़ के चला गया। फिर एक बेड पर एक जो घायल शख्स था उसकी मौत हो जाती है, तो उसकी जगह खाली होती है, उसकी जगह पर कीर्ति अजमेरा को लिटा दिया जाता है। फिर डॉक्टर उस पर ऑपरेशन वगैरह करते हैं, तो उनकी जान तो बच जाती है, लेकिन उस धमाके की वजह से सैकड़ों की तादाद में कांच के टुकड़े उनके शरीर में घुस गए और वो टुकड़े अब तक उनके 40 से ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं इन सालों में, इन 30 सालों में। अभी भी उनके शरीर से कांच के छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े निकलते हैं, अभी भी। फिर जब ये धमाके हुए तो इसका कनेक्शन ढूंढना शुरू किया पुलिस ने। उस समय राकेश मारिया थे डीसीपी। राकेश मारिया डीसीपी थे जी। फिर वो 48 घंटे में एक सुराग को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं जी एक फ्लैट के बाहर। जी। किसका फ्लैट था वो? वो फ्लैट था टाइगर मेमन का। उनको एक स्कूटर मिलता है, उनके पास एक कॉल आता है, स्कूटर में विस्फोटक लगा होता है और साथ में एक टीम उनकी वहाँ पर भी जांच कर रही होती है माहिम में, क्योंकि उसके पहले एक इंसिडेंट ये भी होता है कि एक जो कार है, एक जगह पे जब वर्ली में बम धमाका होता है तो इनका जो इरादा था जो साजिशकर्ताओं का कि जब मुंबई में बम धमाके होंगे तो फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो जाएंगे और उन दंगों के दौरान फिर ये जो AK-47 राइफल्स वगैरह हैं इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक जो दंगाइयों का ग्रुप था वो जब वर्ली से गुजर रहा था तो एक धमाका इतना जोरदार हुआ कि वो लोग डर गए, जिनके पास में राइफल्स वगैरह वो उनको छोड़कर भाग गए थे। अपनी वैन को, मारुति वैन में ट्रैवल कर रहे थे, तो उस मारुति वैन से पता मिला इनको कि ये पता जो है टाइगर मेमन के घर का है। दूसरी तरफ ये एक स्कूटर लावारिस मिलता है जिसमें विस्फोटक बरामद होते हैं। तो जब टाइगर मेमन के घर पर छापा मारा जाता है तो एक चाबी मिलती है। वो चाबी राकेश मारिया से चेक करते हैं कि क्या उस स्कूटर का तो नहीं चेक करें, तो पता चलता है उस स्कूटर की चाबी निकलती है। तो इस तरह से टाइगर मेमन के तार जो है जुड़ जाते हैं इस पूरे साजिश के साथ में और फिर ये पूरा केस डिटेक्ट कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है और ये पूरा केस जो है। टाइगर मेमन कहाँ था? टाइगर मेमन धमाकों के पहले ही भाग जाता है अपने पूरे, टाइगर मेमन, याकूब मेमन, उसके बाकी के सारे भाई, ईसा मेमन, सुलेमान मेमन और उनकी पत्नियां, ये सारे लोग जो है एक दिन पहले दुबई चले जाते हैं। और दाऊद पहले ही जा चुका था। दाऊद पहले ही जा चुका था। उसकी कहानी, दाऊद का इस पूरे कांड में रोल किस तरह से आता है उसकी कहानी में बड़े संक्षेप में सुनाना चाहता हूँ। उसका जिक्र किताबों में, इस किताब में भी नहीं है। हाँ, इसलिए मैं थोड़ा सा उस पे
देखिए दाऊद जो है बेसिकली उसका 2 नंबर का धंधा था, उसको ये सारे धार्मिक और सांप्रदायिक पचड़ों में वो नहीं पड़ना चाहता था। हुआ ये था कि दाऊद स्मगलिंग के बिजनेस में था, सोने चांदी की स्मगलिंग करता था वो, और दुबई से कंसाइनमेंट भारत के पश्चिमी तट पर भेजता था, मुंबई या फिर गुजरात की तरफ या दमन दीव की तरफ। तो एक उसके चांदी का कंसाइनमेंट जब पाकिस्तानी वाटर से उसकी बोट गुजर रही थी कराची के पास से, तो पाकिस्तान के ही एक माफिया ने उस पर कब्जा कर लिया और जो है अपने पास रख लिया। तो आईएसआई ने दाऊद को दुबई में अप्रोच किया और बोला देखो तुम्हारा इतना नुकसान हो गया है, तुम्हारे इस माल को इस आदमी ने पकड़ लिया है, लेकिन हम चाहें तो तुम्हारा माल छुड़ा सकते हैं, लेकिन तुमको बदले में हमारा एक काम करना पड़ेगा। तो दाऊद ने पूछा क्या काम करना है? तो उसने कहा कि तुमको मुंबई में इस तरह से हमारी प्लानिंग है, इस काम के लिए हमको हेल्प करनी पड़ेगी। दाऊद पहले तो बोलते हैं कि तैयार नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ उसके ऊपर एक इमोशनल प्रेशर भी था कम्युनिटी की तरफ से कि इस तरह से हमारे लोगों को मारा गया है, पुलिस ने ज्यादती की है और ये हुआ है, इसका बदला लेना चाहिए, ये करना चाहिए। तो दाऊद के ऊपर वो दबाव भी था और दूसरी तरफ उसका बिजनेस का भी लॉस हो रहा था। तो एक तरफ बिजनेस का भी कारण था और दूसरी तरफ इमोशनल कारण भी था दाऊद के ऊपर। तो उसने आईएसआई की डील मान ली, फिर वो आईएसआई के साथ मिल गया। हाँ, आईएसआई के साथ मिल गया। फिर आईएसआई के कहने पर उसने टाइगर मेमन और दाऊद फणसे नाम के उनके लैंडिंग एजेंट्स थे। दाऊद फणसे कोंकण के तट पर लैंडिंग एजेंट हुआ करता था, जो कि अपनी नौकाओं का इस्तेमाल करता था। जो बड़ी नौकाएं माल लेके दुबई से आती थी तो इसकी छोटी छोटी नौकाओं के जरिए उसको तट पर पहुंचाया जाता था इलीगल तरीके से। तो ये स्मगलिंग के नेटवर्क का हिस्सा था। तो दाऊद ने सोने चांदी के बजाय इस स्मगलिंग के नेटवर्क का इस्तेमाल किया आरडीएक्स और हथियारों को भेजने में। हथियारों की खेप भेजी, साथ में आरडीएक्स बारूद भेजा और वो टाइगर मेमन और दाऊद फणसे के नेटवर्क से उसको लैंड करवाया गया। कहाँ पे? रायगढ़ में, मुंबई के पास ही है रायगढ़। और जो हथियारों की खेप थी उसमें एक इंटरेस्टिंग एंगल ये कि उसी हथियारों की खेप में से AK-56 राइफलें और रिवॉल्वर जो है संजय दत्त को पहुंचाई थी अबू सलेम ने। ये वही रिवॉल्वर उस वाले पे भी हाँ, उसी हथियारों की खेप थी। फिर तो ये इनको यहाँ पर लैंड करवाया गया। इसके बाद आईएसआई ने जिन लोगों का इस्तेमाल करना था धमाकों को अंजाम देने में, जगह जगह बम प्लांट करने में, और उसके बाद जो दंगे इन्होंने प्लान किए थे उसमें गोलियां चलाने के लिए, AK-47 राइफल फेंकने के लिए, हाँ, हथगोले फेंकने के लिए, तो उसकी ट्रेनिंग भी दी गई। ट्रेनिंग 2 जगह पे दी गई। कुछ लोगों को पाकिस्तान ले जाके ट्रेनिंग दी गई, कुछ लोगों को जो है महाराष्ट्र में ही रायगढ़ के आसपास ट्रेनिंग दी गई थी। तो ये सारा भी जो है आईएसआई की तरफ से करवाया गया। और ये सारा काम दुबई में बैठा दाऊद कर रहा था? ये सारा दुबई में। वो दुबई कब 1986 में चला गया था दुबई? हाँ, भारत से उसने 1986 से उसने भारत छोड़ा, वो दुबई चला गया और ब्लास्ट के बाद 93 में फिर वो दुबई से कराची शिफ्ट हो गया। हाँ, अभी वो कराची में है। अभी वो कराची में, जी। तो जब दंगे की जांच शुरू होती है तो उसमें करीब 180-90 लोग गिरफ्तार होते हैं, 189 के करीब। वैसे तो 200 से ज़्यादा लोग उसमें गिरफ्तार हुए थे, लेकिन कन्विक्ट हुए लोगों की संख्या उससे कम हो जाती है। अच्छा, फिर वो जो केस चलता है, एक ऐतिहासिक केस जिसमें 9000 से ज़्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल होती है। जी, 10,000 पन्नों। 10,000 पन्नों की। और उन जज का किस्सा जिन्होंने सज़ा सुनाई, क्या है वो? नहीं, देखिए, वो जज पीडी कोदे जो है बड़े मिलनसार जज थे। उनको देखकर मतलब ऐसा लगता नहीं था कि वो कोई कड़ा फैसला देंगे या कड़ा ऑर्डर। खास करके आरोपियों के साथ भी बड़े वो अच्छे से पेश आते थे, बड़े दोस्ताना, मतलब कोर्ट में उनका जो बिहेवियर होता था वो बहुत ही वो खुश मिजाज लगते थे, ज़्यादा सख्ती अपने शब्दों में नहीं इस्तेमाल करते थे और एक तरह से कैदी जो है कुछ एक इमोशनल बॉन्डिंग पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। याकूब मेमन ने जिनको कि जज पीडी कोदे ने फांसी की सजा सुनाई थी, उस याकूब मेमन ने एक दिवाली का ग्रीटिंग कार्ड बहुत बड़ा बनाया था जज पीडी कोदे के लिए, हैप्पी दिवाली सर, और वो सारा लिखते हुए। और जज के कहने पर उस ग्रीटिंग कार्ड को कोर्ट रूम में एक दीवार पे सजाया भी गया था, हम लोगों ने देखा था। और ये पीडी पे? लेकिन ये अदालत तो फिर जेल के अंदर ही लगती थी। ये अदालत चूंकि इतने सारे आरोपी थे और ये सारे खतरनाक लोग थे और इनके जान को भी खतरा था, क्योंकि छोटा राजन जो भी जमानत पर कोई अगर आरोपी जाता था बाहर तो छोटा राजन के लोग उसको गोली मार देते थे। अच्छा, अभी छोटा राजन वाले किस्से पे आएंगे। तो ये हुआ कि उसी प्रेमाइसेस, आर्थर रोड जेल के प्रेमाइसेस के भीतर ही एक कोना जो है कोर्ट में तब्दील कर दिया गया था और वहीं पर ये पूरा मुकदमा चलता था।
और जब भी ब्रेक होता था लंच का, तो जज पीडी को थे, हम पत्रकारों को बुला लेते थे, उनको पान खाने का शौक़ था, तो पान खाते हुए हम लोगों से चर्चा वगैरह करते थे। और कभी किसी ने कुछ रिपोर्ट में कुछ खास करके प्रिंट के जो रिपोर्टर्स होते थे, कुछ उन्होंने टेक्निकली कुछ गलत वलत लिख दिया तो उसको थोड़ा फटकारते भी थे, यार ऐसे नहीं लिखते, ये लिखना चाहिए था, इसका मतलब ये नहीं होता है, ये होता है। तो ये सब इस तरह की गपशप भी होती थी। फिर उन सबको कन्विक्ट हुए, फिर ऊपरी अदालत तक गए कई सारे। याकूब मेमन वाला तो रात में सबको याद है 2015 में 30 जुलाई 2015 के दिन याकूब मेमन को फांसी दी गई थी नागपुर की जेल में, और 30 जुलाई को ही याकूब मेमन का जन्मदिन भी था। और याकूब मेमन तो भाग गया था साथ में टाइगर मेमन के याकूब साथ। मेमन फिर भाग वो गया कब था। आया? याकूब मेमन करीब साल भर के बाद में जो है वो आ गया था, और उसके पीछे ये कारण था कि जो ये ग्रेपवाइन है अंडरवर्ल्ड की, इसकी कहीं पे भी रिकॉर्ड पर पुष्टि नहीं है, लेकिन याकूब मेमन की वाइफ राहीन और जो टाइगर मेमन की जो वाइफ है उनके बीच में जमती नहीं थी। मैंने इस पे बहुत पहले ब्लॉग लिखा था, देवरानी जेठानी के झगड़े में लटक गया याकूब। तो जो याकूब मेमन की पत्नी थी उनकी अनबन होती थी और टाइगर मेमन की पत्नी के साथ, और फिर याकूब मेमन की पत्नी बार बार कहती थी कि हमको वापस भारत चलना चाहिए, इनके टुकड़ों पर नहीं पलना है, इस तरह से बिहेव करते हैं। तो जैसे भारतीय घरों में अक्सर देवरानी जेठानी में झगड़ा होता ही है जॉइंट फैमिलीज़ में, तो वैसा कुछ झगड़ा भी था इनके बीच में। तो याकूब मेमन को लगा कि अगर वो सरेंडर कर देगा और अपना गुनाह कबूल कर लेगा तो कुछ साल जेल में रहने के बाद वो छूट जाएगा, तो इसलिए वो तैयार हो गया। दिल्ली के एक पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं नीरज कुमार, उन्होंने बड़े ही डिटेल में लिखा हुआ है कि किस तरह से याकूब मेमन भारत आया और उसके बाद उसका परिवार किस तरह से भारत लाया गया। तो फिर याकूब मेमन ये सोचकर जो है भारत आ गया, और उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। उसको सीबीआई ने गिरफ्तार किया, फिर उसके खिलाफ मुकदमा चला, और मुकदमे के वक्त लेकिन दिखाई गई, और इसमें तो दावा है कि गिरफ्तारी नेपाल से हुई थी। नेपाल से पिकअप किया गया, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो है नई दिल्ली में सीबीआई ने उसको, क्योंकि उसके पहले बहुत कुछ हमारी खुफिया एजेंसियों ने काफ़ी कुछ काम किया, सीबीआई ने भी बैक चैनल से काफ़ी कुछ काम किया, और उसके बाद फिर ऑफिशियली कागज पर उसको यहाँ गिरफ्तार बताया गया था। फिर उसके ऊपर मुकदमा चला, और मैं उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद था जब जज ने उसको सजाए मौत सुनाई। वो मेरे पीछे ही दाहिनी तरफ यहाँ पर खड़ा था, और जैसे ही जज ने बोला कि आपके ऊपर ये आरोप साबित होते हैं एंड आपको डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की जाती है। जज को देने सुना? हाँ, जज को देने, पीडी को देने। तो वो सुनते ही है ना, एकदम से उसने अपना आपा खो दिया जैसे ही उसको सजाए मौत सुनाई गई, और सब जो जेल के गार्ड्स थे उसको 2-2, 4-4 गार्ड्स उसको संभालने में लग गए, इतनी मतलब वो हाइपर हो गया था। और उसको तो बोलने लग गया, बड़बड़ाने लगा, वो सच कहता था, टाइगर तू पागल है, तू जो वहाँ जाएगा, ये है वो है, तेरे को छोड़ेंगे नहीं, सही था, मैं तो गलत उसमें आया, और गालियाँ वालियाँ देने लग गया। फिर उसको उठा के जेल में लेके गए। ये सब आप लोगों के सामने? ये मेरे सामने, मेरे से मतलब जितनी दूर आप बैठे हैं बस लगभग उतनी ही दूरी पर था याकूब मेमन। अच्छा, फिर वो जो है वो भी एक ऐतिहासिक तारीख दर्ज है। जब उसकी फांसी होने वाली रहती तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़े लोगों ने चिट्ठी लिखी, रात में सुप्रीम कोर्ट के जज बैठते हैं और फिर फैसला सुनाया जाता है। उसकी क्या पृष्ठभूमि थी? याकूब मेमन की तो पहले से ही खबर आ गई थी कि उसको फांसी दी जाने वाली, उसके नाम पे ब्लैक वारंट निकल चुका है। तो तमाम रिपोर्टर्स जो है एक दिन पहले से ही नागपुर पहुंच गए थे, और उस पूरे इलाके में एक कर्फ्यू लगा दिया गया था। इवन पत्रकारों को जो है 2 किलोमीटर दूर रखा गया था नागपुर जेल से। तो रात भर ये सस्पेंस बना हुआ था कि उसकी फांसी पर हो सकता है रोक लग जाए। अच्छा, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट रात को सुनवाई करने को तैयार हो गया, और उसमें कई सारे सेलिब्रिटीज़, कई सारे समाज के जो है जाने माने लोग, प्रभावशाली लोग, उन्होंने एक अपील तैयार की रातों रात, और ये कहा कि इसको फांसी नहीं दी जानी चाहिए। यहाँ तक कि बी रमन नाम के एक पूर्व रॉ के अधिकारी थे, उन्होंने भी एक लेख लिखा था और ये कहा था कि याकूब मेमन को फांसी नहीं दी जानी चाहिए, कंसिडरिंग द हेल्प ही हैज़ ऑफर्ड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ 93 ब्लास्ट। उसने जिस तरह से तमाम जानकारी दी और उसकी जांच में जिस तरह से मदद मिली है,
तो वो याकूब मेमन को फांसी दिए जाने के फेवर में नहीं थे। उसको भी मैंने अपनी किताब में कोट किया है। हाँ। आप देखेंगे तो फिर उसके बाद अगले दिन 6:35 पे वो फांसी हो जाती। तो क्या उसका रोल क्या एस्टेब्लिश हुआ था? उसने हथियार पहुंचाए थे, उसने धमाके किए थे, क्या आरोप सिद्ध हुए उसके ऊपर? देखिए, उसके ऊपर आरोप ये थे कि वो पूरी साजिश का हिस्सा था, उसकी सब कुछ जानकारी में हो रहा था, और वो भी जिस तरह से एब्सकॉन्ड हुआ था, तो और जो उसमें व्यवहार हुए थे, जिस तरह के लेन देन हुए थे, सारा कुछ था। तो इस तरह के उसके ऊपर आरोप लगे थे कि ही न्यू एवरीथिंग एंड ही वाज पार्ट ऑफ एवरीथिंग इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कॉन्स्पिरेसी। अच्छा, ये तो हो गया। थोड़ा सा उसमें संजय दत्त के बारे में भी जिक्र है कि संजय दत्त के पास वो हथियार पहुंचे, अबू सलेम लेकर के गया, उसके ऊपर फिल्म भी बनी और कई बार लिखा भी गया, बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ा गया। उस पे संजय दत्त वाले प्रकरण पे जो आपने किताब में दर्ज कराया है, वो किस्सा कैसे था कि अबू सलेम कैसे पहुंचता है और उसके साथ जो 1-2 और लोग थे? ये उसमें हुआ ये था कि जब दंगे हुए थे 93 के, तो सुनील दत्त, उनके जो पिता हैं, वो सांसद भी थे, और मुस्लिम बहुल इलाकों में जो दंगा पीड़ित लोग थे वो उनकी मदद करने के लिए जाते थे। उसकी तस्वीरें वगैरह काफ़ी अखबारों में आईं। तो सुनील दत्त को धमकी भरे फ़ोन कॉल्स आए कि तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम इन लोगों की मदद कर रहे हो, इस तरह से जो है। तो ये लोग, परिवार काफ़ी टेंशन में था, और उस दौरान जो है मतलब हत्याएं और MP MLAs की भी हत्याएं, मतलब अंडरवर्ल्ड उन दिनों हावी हुआ करता था। जे शूटआउट जो है कुछ महीनों पहले ही हुआ था 92 में। तो ऐसा नहीं था कि अगर आप सांसद हैं या आप MLA हैं तो आपको कोई गैंगस्टर गोली नहीं मारेगा। तो ये भी बड़ा टेंशन में आ गया संजय दत्त। और फिर इसने जो बताते हैं कि इसने बातचीत में अनीस इब्राहिम से बात की, दाऊद के भाई से। हाँ, दाऊद के भाई से, और अपना डर जताया कि उसको आशंका है कि इस तरह से हो जाएगा। ये बात उन तक पहुंची या सीधे बात की, जो भी था, लेकिन ही कन्वेड कि वो डरा हुआ है। तो फिर अनीस इब्राहिम के निर्देश पर जो हथियारों की खेप आई थी भारत में, जो टाइगर मेमन और दाऊद फंडसे के लैंडिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए जो हथियारों की खेप आई थी, तो उसमें से 3 AK-47 राइफल्स और रिवॉल्वर जो है वो अबू सलेम तब उस वक्त ज़्यादा बड़ा नाम नहीं था, बेसिकली इनका वो अनीस का ड्राइवर वगैरह माना जाता था। तो अबू सलेम ने एक कार की कैविटी में छुपा के, फेक कैविटी बनाई गई थी, उसमें छुपाकर ये हथियार जो है बांद्रा में, जहाँ पर संजय दत्त का घर था, उसके गैरेज में जाकर ये डिलीवर कर दी थी। फिर कुछ वक्त के बाद में संजय दत्त ने ये कहा कि अभी मुझे ज़्यादा इतने हथियारों की ज़रूरत नहीं है, तो उसने एक हथियार को छोड़ के बाकी सब वापस कर दिए थे। लेकिन बाद में जब उसका नाम आने लग गया कि ये भी इंक्वायरी के दायरे में है, तो उसको भी उसने नष्ट करवा दिया था। जब ये पूरा मामला चला तो संजय दत्त गिरफ्तार हुए थे टाडा कानून में, लेकिन टाडा के साथ साथ उनके ऊपर आर्म्स एक्ट भी लगा था। तो जिस दिन ऑर्डर सुनाया गया तो संजय दत्त को जज ने टाडा से बरी कर दिया, और ये स्पेसिफिक बोला कि यू आर नॉट अ टेररिस्ट, आप आतंकी नहीं हो। क्योंकि जो टाडा में गिरफ्तार होता है, टाडा में तो नाम से ही पता चलता है कि जो आतंकी है, तो टाडा से बरी कर दिया। लेकिन आर्म्स एक्ट में 6 साल की सजा संजय दत्त को सुनाई थी। बाद में संजय दत्त उसके अपील में गए सुप्रीम कोर्ट में, तो 6 साल की सजा को 5 साल कर दिया गया था। खैर, अब आते हैं जो इस किताब का मुझे सबसे रोमांचक चैप्टर लगते हैं, जो दंगों के बाद मुंबई में, तब तक अभी तक तो बम्बई ही है, 93 तक तो बम्बई, 96 में मुंबई होती है। इसमें इस दौरान जो अंडरवर्ल्ड स्टैब्लिश होता है, और उसमें जो सलीम बुलडोज़र की हत्या हो, प्रेम प्रकाश शर्मा जो विधायक थे बीजेपी के, और जो बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनकी हत्या, और तमाम फिर हत्याओं की एक चेन शुरू होती है जो गुलशन कुमार तक आती है, राकेश रोशन तक गोलियां चलती हैं, वो सारे किस्से भी हैं, और आप लोगों को जो धमकियां मिलती हैं वो भी। अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम सबसे बड़ा नाम था, पठान गैंग एक हुआ करता था। उसके बाद फिर दाऊद दंगों के बाद आप कहते हैं छोटा राजन का किस्सा आता है, फिर अबू सलेम, और फिर अमर नाइक और उसका भाई क्या नाम था, अश्विन नाइक। ये सारे किस्से हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं जो सलीम बुलडोज़र को मार दिया गया। सलीम बड़गुजर नाम, बड़गुजर।
मैं आपको उस कहानी का रेफरेंस आज से बताता हूँ। मैं पिछले दिनों नागपाड़ा इलाके में घूम रहा था, तो मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। नागपाड़ा एक मुस्लिम बहुल इलाका है और दाऊद का बचपन उसी इलाके में बीता है। दाऊद की बहन भी अभी कुछ उसका निधन हो गया 5-6 साल पहले। वो वहीं पर हसीना पारकर वहीं रहती थी, पार्क मोडिया स्ट्रीट पे। नहीं, वो रहती थी गॉर्डन हॉल अपार्टमेंट एक दूसरी गली में। अच्छा। पार्क मोडिया पास में ही है, वहीं से मतलब 2-4 मिनट के फासले पर। तो मैंने देखा कि टेमकर मोहल्ला नाम की एक गली है वहाँ नागपाड़ा में, जहाँ पर छोटा शकील का घर हुआ करता था, दाऊद का जो दाहिना हाथ है। उस गली के मुहाने पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का बैनर लगा हुआ है, एक दफ्तर खुला हुआ है छोटा सा शाखा, और वहां पर कोई मुस्लिम शाखा प्रमुख है, उसका चेहरा भी वहां पर है, उसके बैनर पोस्टर लगे हैं आदित्य और उद्धव ठाकरे के साथ। अच्छा, मेरे लिए बड़ी बड़ी आश्चर्य वाली बात थी कि छोटा शकील की गली के मुहाने पर शिवसेना का दफ्तर। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि मैंने वो घटना देखी थी जो इसी जगह पर 15-20 साल पहले हुई थी। 15-20 साल पहले इसी नागपाड़ा में सलीम बड़गुजर नाम का एक शख्स रहता था। सलीम बड़गुजर ने तब शिवसेना ज्वाइन की थी और उसने नागपाड़ा इलाके में इसी जगह पर एक शिवसेना की शाखा खोली थी। और उस सलीम बड़गुजर की छोटा शकील ने हत्या करवा दी। इस वजह से हत्या करवा दी कि वो एक मुस्लिम विरोधी पार्टी को इनरोड्स दे रहा था, नागपाड़ा जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में उनके लिए काम कर रहा था, उनका नुमाइंदा बन गया था। इसके लिए सलीम बड़गुजर की छोटा शकील ने हत्या करवा दी। लेकिन उसी नागपाड़ा में उसी छोटा शकील की उसी गली के मुहाने पर आज शिवसेना का दफ्तर। तो वो महाअघाड़ी का असर तो नहीं है, मतलब वो तो बात के जो गठबंधन बने, सिनेरियो बने, उसका असर। फिर कई बार ये किताब पढ़ के लगता है ना कि मुंबई के कई सारे तमाम जर्नलिस्ट जो हैं कितने उससे झंझातों और मुश्किलों से गुजरे होंगे। अब जैसे ये रामदास नाइक का जो है बांद्रा में जब मर्डर होता है, प्रेम कुमार शर्मा का मर्डर होता है, और रामदास नाइक के मर्डर में तो AK-47 इस्तेमाल की जाती पहली बार AK-47 का क्या हुआ था? आडवाणी जी पहुंचे, अटल जी पहुंचे, और आप उस वक्त सामना में आ गए थे, सामना के लिए पत्रकार। हाँ, मैं सामना के लिए करता था, तब मैं क्राइम रिपोर्टिंग नहीं करता था, तब मैं कैंपस रिपोर्टिंग करता था। अच्छा। तो उस वक्त मैंने इस घटना को कवर नहीं किया था, लेकिन चूंकि ये उस दौरान की बड़ी घटनाएं थी, इसके लिए मैंने इसका जिक्र किया था। रामदास नाइक की हत्या बहुत बड़ा, मतलब उस वक्त राष्ट्रीय खबर बन गई थी कि किस तरह से एक उनके कद के पॉलिटिशियन को मार दिया था छोटा शकील के शूटरों ने। फिरोज कोकनी नाम का शूटर था, और बाद में फिरोज कोकनी को जब अरेस्ट किया गया था तो इसको मेडिकल चेकअप के लिए JJ अस्पताल ले जाया जा रहा था। तो वहीं पर शकील गैंग के शूटर आते हैं और जो पुलिस कांस्टेबल इसको ले जा रहा था उसको गोली मार देते हैं और इसको भगा के ले जाते हैं, फिरोज कोकनी को। और बाद में फिरोज कोकनी की छोटा शकील से भी दुश्मनी हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, और छोटा शकील बाद में फिरोज कोकनी की भी हत्या करवा देता है, जिसको उसने बचाया, और जिसको बचाने के लिए उसने पुलिसकर्मी की हत्या की, बाद में छोटा शकील उसी की हत्या करवा देता है। अब थोड़ा सा ये समझाइए कि दाऊद का जो खास गुर्गा था छोटा राजन, वो उससे अलग हो जाता है। अरुण गवली का अपना अलग वो चल रहा था, डैडी बोलते थे उनको, डैडी। अरुण गवली को उसके गैंग के लोग डैडी कहते हैं, कि अपना डैडी फरार तो नहीं हुआ है, इस तरह की बातें वो यूज़ करते थे। और फिर ये अमर नाइक गैंग, और इनका क्या क्या एस्टेब्लिशमेंट था, कैसे मुंबई में ये राज करते थे, और कैसे इनके गैंग वॉर हुआ करते थे? देखिए, 90 के दशक में, 90 की दशक के शुरुआती 3-4 साल, उससे 90 के दशक से मैं थोड़ा सा पहले आपको ले जाना चाहता हूँ। 70 के दशक में, 70 और 80 के दशक के 70 के दशक तक मुंबई के अंडरवर्ल्ड में खून खराबा नहीं होता था, सब पैसे का लेन देन होता था, स्मगलिंग का काम चलता था। मतलब पठान गैंग भी स्मगलिंग करती थी, हाजी मस्तान भी स्मगलिंग करते थे, वरदा राजन मुदलियार भी स्मगलर थे, यूसुफ पटेल भी स्मगलर थे। खून खराबा नहीं होता था, और ये चारों पांचों जो मैंने नाम लिए, ये आपस में मिलजुल कर रहते थे। इनके बीच में कोई राइवलरी नहीं थी। कोई सोने की स्मगलिंग करता था, कोई चांदी की करता था, कोई उस वक्त में घड़ियों की स्मगलिंग होती थी, सीको वगैरह जो इम्पोर्टेड घड़ियाँ होती थी, उनकी स्मगलिंग करता था। और बाकी अंडरवर्ल्ड का काम होता था कि शराब के अड्डे चलाना या गैमलिंग के डेंस चलाना। मटका नाम का एक वहाँ पे जुआ खेला जाता है, हाँ। तो मटके के अड्डे चलाना, ये सारे काम होते थे। और इन सभी लोगों के बीच में आपस में कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन जब दाऊद की एंट्री होती है तब वहाँ पर खून खराबा शुरू होता है। दाऊद जो है
अपने आप को एक बहुत ही एम्बिशियस था और वो चाहता था कि पूरी मुंबई पर उसका कब्जा हो और उसकी दहशत हो। और उसके बाद से खून खराबी का दौर जो है शुरू हो जाता है, जब दाऊद की एंट्री 70 के दशक के आखिर में होती है मुंबई अंडरवर्ल्ड में। और फिर मुंबई अंडरवर्ल्ड में गैंग वॉर शुरू हो जाते हैं। 94 तक मुंबई अंडरवर्ल्ड में 3 बड़े गैंग थे। एक दाऊद का गैंग था, एक अरुण गवली का गैंग था और एक अमर नाइक का गैंग था। 93 के बाद होता यह है कि छोटा राजन दाऊद गिरोह से अलग हो जाता है 94 में, और उसके बाद वो अपना अलग गैंग बनाता है और फिर एक और गैंग की एंट्री हो जाती है। 97 के बाद जब गुलशन कुमार की हत्या हो जाती है, जो कैसेट जिनको कैसेट किंग कहा जाता है, टी सीरीज वाले, 97 में अबू सलेम गुलशन कुमार की हत्या कर देता है। उसके बाद अबू सलेम की अलग गैंग बन जाती है, क्योंकि अबू सलेम ने दाऊद गैंग में रहते हुए अबू सलेम गुलशन कुमार की हत्या करवाई थी बिना दाऊद की अनुमति के। तो इसके बाद अबू सलेम और दाऊद की ठन जाती है। अबू सलेम भी दाऊद से अलग होकर अपनी अलग गैंग बना लेता है। तो इस तरह से 5 गैंग्स हावी हो जाते हैं मुंबई अंडरवर्ल्ड में 90 के दशक में। 93 के बाद जी ठीक है। और रोजाना शूटआउट्स होते हैं, हर दिन 2 से 3 लोगों की हत्याएं होती थी, और उसके बाद एनकाउंटर्स का भी दौर शुरू होता है। तो बतौर क्राइम रिपोर्टर आपको पहला जो इंसिडेंट हो, जो गैंग वॉर हुआ हो, वो कौन सा गैंग वॉर था जहां आप गए कवर करने? पहला जो इंसिडेंट था, मैंने एक एनकाउंटर कवर किया था। विलास माने नाम का गैंगस्टर था, मुंबई के मुलुंद इलाके में उसका पुलिस ने एनकाउंटर में मारा था। विलास माने छोटा राजन गैंग के लिए काम करता था, और उसके ऊपर कई सारे मर्डर के केसेस थे। वो जेल में था, जेल से जमानत पर बाहर आया था, और फिर पुलिस ने ये कहानी बताई कि वो अपने किसी खबरी से मिलने के लिए आ रहा है वहाँ पर उस इलाके में, और पुलिस ने जाकर वहाँ पे ट्रैप लगाया, उसको सरेंडर करने को कहा, और उसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पे गोली चलाई। पुलिस ने वापस गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में मारा गया। जो स्टोरी पुलिस की स्टैंडर्ड स्टोरी रही थी एनकाउंटर्स के लिए। अच्छा, मतलब वो हर एनकाउंटर के बाद एक कहानी एक सेम कहानी, फिल इन द ब्लैंक नाम चेंज हो जाता था गैंगस्टर का। और ये गैंग वॉर जो अरुण गवली के ऊपर आरोप लगते थे कि जो दाऊद का बहनोई था इब्राहिम पारकर, हाँ, उसकी हत्या कराई थी। जी, अरुण गवली का ये हुआ था कि दाऊद के गिरोह ने अरुण गवली के भाई की हत्या की थी, उसका नाम था पापा गवली। अच्छा। तो बदले में अरुण गवली ने क्या किया कि दाऊद का बहनोई था इब्राहिम पारकर, हसीना पारकर का पति, तो नागपाड़ा इलाके में बिपिन शेरे और शैलेश हल्डनकर नाम के 2 शूटरों को भेजकर उनकी हत्या करवा दी इब्राहिम पारकर की। तो दाऊद ने क्या किया कि इसके बाद ये हुआ कि जब इन दोनों शूटर ने हत्या कर दी, उसके बाद ये एक और किसी वारदात को जब अंजाम दे रहे थे, तो भीड़ ने उनको पकड़ लिया, इन दोनों शूटरों को, और इनकी बहुत पिटाई की, इनको घायल कर दिया। तो घायल हालत में इनको जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दाऊद को पता चला कि उसके बहनोई के हत्यारे जो है जेजे अस्पताल में भर्ती हैं। तो फिर दाऊद ने बदला लेने की सोची, और फिर जेजे शूटआउट को अंजाम दिया गया। और फिर दाऊद ने अपने शूटर्स भेज के, जिसमें उत्तर प्रदेश से भी कई सारे शूटर बुलाए गए थे, इसमें ब्रजेश सिंह का नाम भी आया था। तो उन तमाम शूटरों का इस्तेमाल करते हुए 500 राउंड्स गोलियां चली थी। मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था, और उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी मारे गए थे, और उनमें से उन 2 में से एक शूटर की हत्या भी हो गई थी। उसमें एक बच गया था, और एक की हत्या हो गई थी उसमें। अच्छा। फिर उसके बाद जब ये हत्याओं का दौर शुरू होता है, तो इसमें जब ये गैंग भी क्या हिंदू मुस्लिम गैंग की तरह काम करते थे? जैसे छोटा राजन खुद को राष्ट्रवादी डॉन बताता था, रवि पुजारी एक डॉन, वो भी अपने आप को इस तरीके से बताता था, या अमर नाइक या अश्विन नाइक या दाऊद, कैसा था उसमें? देखिए, ऐसा है कि अंडरवर्ल्ड में सब कुछ पैसे के लिए होता है। ये एक तरह का उनके लिए बिजनेस है, धर्म के लिए उसमें कोई जगह नहीं है। दाऊद गिरोह में भी हिंदू गैंगस्टर थे, और छोटा राजन के गिरोह में भी मुस्लिम गैंगस्टर थे। लेकिन हुआ ये कि जब 93 के बम धमाकों को एग्जीक्यूट किया, उस साजिश को, तो उस दौरान जो है छोटा राजन को कानो कान खबर नहीं होने दी, उसको भनक नहीं लगने दी गई। अब इन धमाकों के पहले से ही छोटा राजन और दाऊद गिरोह में कुछ बातों को लेकर मनमुटाव चल रहा था, और छोटा राजन जो है दाऊद का दाहिना हाथ माना जाता था, और उसके गिरोह में कई ऐसे लोग थे जो छोटा राजन की जगह लेना चाहते थे। उनमें से एक था छोटा शकील।
वो था। फिर एक शरद शेट्टी नाम का गैंगस्टर था, वो था। और सात्या, शरद शेट्टी, सुनील सावंत सावतिया भी नाम का गैंगस्टर था। लेकिन ये सब लोग दाऊद के साथ थे। दाऊद के साथ थे। तो ये लोग चाहते थे कि छोटा राजन की जगह पे हम दाऊद के खास बन जाएं, हम उसके दाहिने हाथ बन जाएं। तो वो लोग भी दाऊद के कान भरते रहते थे। और दाऊद और छोटा राजन के बीच किन्हीं कारणों से दूरियां निर्मित होनी शुरू हो गई थी। और छोटा राजन अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा था डी कंपनी में, और दुबई में उसके साथ में था, वहां पर असुरक्षित महसूस कर रहा था। इसी दौरान ये बम धमाका हो जाता है। और फिर इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये धमाके तो दाऊद इब्राहिम ने आईएसआई की मदद से करवाए। तो छोटा राजन को एक बहाना मिल जाता है दाऊद से अलग होने का। तो छोटा राजन दुबई से भाग जाता है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में अलग अलग जगह पे, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम वगैरह में वहीं जगह अपनी बदलते रहता है। और अखबारों को, मीडिया को ऐसा इंटरव्यू देता है कि दाऊद जो है वो देशद्रोही है और मैं देश प्रेमी हूँ, आई एम ए पैट्रियोटिक डॉन, और मेरे अब जीवन का मकसद जो है दाऊद को ख़त्म करना ही है। और अपनी एक हिंदू डॉन की इमेज बनाने की, एक राष्ट्रभक्त डॉन की इमेज बनाने की कोशिश करता है। उसके साथ फरीद लकड़ावाला, एजाज, हाँ, वो सब भी रहते हैं। कई मुस्लिम भी उसके साथ जाते हैं। इजाद लकड़ावाला उसके साथ में गया था, फरीद तनाशा भी उसके साथ गया था। लेकिन उस गैंग की ओर से ये प्रचारित किया जाता है कि ये राष्ट्र भक्तों की गैंग है और दाऊद जो है देशद्रोही की गैंग है। तो ये सारा कुछ जो है कोशिश की जाती है इस तरह से पेश करने की। और अपनी इस इमेज को और मजबूत बनाने के लिए छोटा राजन क्या करता है कि जितने लोग जो बमकांड के आरोपी हैं, जो जेल से बाहर निकलते हैं, तो उनकी हत्याएं करवाना शुरू कर देता है। शूटआउट्स, कई सारे नाम हैं। जैसे ही उनको जमानत मिलती है, वो जेल से बाहर आते हैं, तो छोटा राजन के शूटर उसको गोलियों से भून देते हैं। और इधर भी जो ये आपने इसमें किताब में जिक्र किया कि इन्होंने इलाके जैसे बांट रखे थे। दाऊद का दक्षिण मुंबई, नागपाड़ा, मुंबई सेंट्रल, मस्जिद बंदर, और इसका अरुण गवली, अमर नाइक का दक्षिण मध्य मुंबई में। तो इस तरीके से ये क्या उस समय पूरा सब कुछ गैंगस्टर ही चला रहे थे? पुलिस प्रशासन, सरकार कहाँ थी? नहीं, उस वक्त नहीं, ये था कि देखिए, जहाँ जहाँ पर मोटे पैमाने पर पैसे का लेन देन होता है तो अंडरवर्ल्ड की दखल वहाँ हो ही जाती है। चाहे वो क्रिकेट बैटिंग हो या फिर फिल्मों में हो, क्योंकि फिल्मों में देखिए जो फाइनेंस होता था, उस वक्त ऑफिशियल फिल्म फाइनेंस का कोई सिस्टम नहीं था, तो उसमें ब्लैक मनी भी काफ़ी लगता था, अनअकाउंटेड मनी काफ़ी लगता था उसमें जो है, वो होता था। फिर गैम्बलिंग का बिजनेस हो गया, या फिर डांस बार्स में जो है जो पैसे लुटाए जाते थे, उसमें भी जो है उसका कोई अकाउंटिंग नहीं होती थी। जो रियल स्टेट में जो पैसा लगता था, तो ऐसे में अंडरवर्ल्ड वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता था। तो अंडरवर्ल्ड के ये जो गिरोह हैं, अपने अपने उन्होंने प्रभुत्व वाले इलाके तय कर रखे थे। साउथ मुंबई का इलाका है, जैसे हो गया नागपाड़ा, कुलाबा, मस्जिद बंदर, पायधुनी, भिंडी बाज़ार, ये सब इलाके दाऊद के थे। फिर बाइकला का इलाका हो गया, और चिंचपोकली, करी रोड, ये सारे इलाके अरुण गवली के थे। फिर आगे आप नॉर्थ ईस्टर्न मुंबई में जाएंगे तो जैसे चेंबूर का इलाका है, देवनार का इलाका था, वो तमाम इलाके छोटा राजन के थे। फिर आगे कुछ इलाके थे जहाँ पर अश्विन नायक, सबर्बन मुंबई के इलाके थे, वहाँ पर अश्विन नायक, अमर नाइक का भाई। हाँ, अमर नाइक उसकी का क्या भाई। कहानी है? अमर नाइक और अश्विन नाइक की क्या कहानी है? देखिए, अमर नाइक उस गैंग का जो सरगना था मुख्य, वो तो अमर नाइक ने उस गैंग को स्थापित किया था। लेकिन अमर नाइक का एनकाउंटर विजय सालस्कर नाम के एक अधिकारी ने कर दिया था, जिनका 2008 में 26/11/2008 में जो शहीद हो गए थे। तो अमर नाइक का जब एनकाउंटर हो गया, तो उसके बाद गैंग की कमान उनके भाई अश्विन नाइक पर आ गई। और अश्विन नाइक के बारे में ये कहा जाता है कि मुंबई का सबसे पढ़ा लिखा गैंगस्टर था वो। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और उसके बाद वो अंडरवर्ल्ड में आ गया था। उसकी ये सफाई है कि मैं अंडरवर्ल्ड में इसलिए आया क्योंकि अगर मैं अंडरवर्ल्ड में नहीं आता तो मेरे जो भाई के दुश्मन हैं वो मुझे मार देते। तो अपने आप को बचाने के लिए मुझे हथियार उठाना पड़ा और मैं गैंगस्टर बन गया। तो इस तरह से उसकी एंट्री होती है। फिर उसको भी गोली लगती है, वो पैरालाइज हो जाता है। उसको गोली लगती है। वो इंसिडेंट है कि उसको एक पेशी के लिए मुंबई के सेशंस कोर्ट में ले जाया जा रहा होता है, तो उसकी दुश्मनी अरुण गवली गैंग से होती है और अरुण गवली गैंग के शूटर आते हैं और उसके ऊपर फायर करते हैं। एक गोली उसके सिर में लगती है और सिर के ऐसे हिस्से में लगती है जो कि बॉडी के कमर से नीचे के हिस्से को कंट्रोल करता है। तो कमर के नीचे से इसको लकवा मार जाता है अश्विन नायक को और वो आजीवन व्हील चेयर पर रहने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन व्हील चेयर पर रहने के बावजूद उस पर ऐसा आरोप रहा कि भले ही वो व्हील चेयर पे हो, भले ही वो जेल के भीतर हो,
फिर भी अपनी वो गैंग चलाता था और बाहर वसूली करवाता था, हत्याएं करवाता था और बाहर भी उसका खौफ बना हुआ था। अच्छा, और इसमें जो समझ में आता है पढ़ करके कि माफियाओं का जो इनका सबसे ज़्यादा कहर टूटा वो बिल्डर्स पे टूटा, जो रियल एस्टेट से, जो बार के मालिक थे या जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग थे, वो कैसे उनके निशाने पर रहते थे? क्या एक दूसरे के बचने के लिए वो हफ्ता देते थे, पुलिस से संपर्क देखिए, नहीं इनसे करते थे? अगर इनमें अगर मैं मान लीजिए कि फिल्म वालों से वसूली की बात करूं तो फिल्म जगत के लोगों के और माफिया के बीच दो से तीन तरह के रिश्ते थे। एक तो था शिकारी और शिकार का रिश्ता। शिकारी थे अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर और ये होते थे शिकार, कि तू भाई पैसा दे नहीं तो मरेगा, ये एक चीज। दूसरा रिश्ता होता था पार्टनर्स का, कि कई बार अंडरवर्ल्ड अपना ब्लैक मनी जो है वाइट करने के लिए इनमें इन्वेस्ट करता था, तो ये पार्टनरशिप भी होती थी। एक अलग भी रिश्ता था जहां पर कि अंडरवर्ल्ड के लोग इनको निर्देश देते थे कि भाई आप कहानी में ये करो, आप गाने ऐसे लिखो, हाँ। आप ये करो, इसको लो, स्टार कास्ट ये करो। आपको पता होगा कि दाऊद का भाई जो नूर कास्कर है, जिसको नूरा भी कहते हैं, वो गीतकार था, गाने लिखता था। हाँ। और उसका एक गाना काफ़ी फेमस भी हुआ था, काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, मुंबई की सड़कों के नाम लिख दिए थे उसने और उस पर गाना बना था। तो उसकी डेथ हो गई अभी कुछ साल पहले। तो वो पाकिस्तान में ही। हाँ जी। और ये नदीम श्रवण में नदीम पे भी आरोप लगता है गुलशन कुमार की हत्या के मामले में, फिर वो यहाँ से भाग जाता है वो और अभी ब्रिटेन में रहता है। एक जो रूपम ब्रांड हुआ करता था, उसके जो मालिक थे भरत शाह, उनकी हत्या होती है पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के सामने जी। वो वारदात क्या थी जी? उस घटना ने सभी को सिहरा दिया था कि पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एक बड़े कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, ठीक सामने। रूपम के जो मालिक थे, उनको छोटा शकील गैंग से धमकी भरे फोन आते थे, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं तुमको एक पैसा देने वाला नहीं हूं, तुमको जो करना है करो। फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस से सिक्योरिटी ले ली, पुलिस सिक्योरिटी में ही चलते थे। जो दूसरे लोगों को भी, व्यापारियों को छोटा शकील धमकाता था वसूली के लिए, तो उसको भी एनकरेज करते थे कि इनके सामने नहीं झुकना है, इनको पैसे नहीं देने, हम इनको पैसे क्यों दें, अपनी मेहनत के कमाई के पैसे हम अंडरवर्ल्ड को क्यों दें। तो वो उनको भी साथ में लेता था और उनको भी पुलिस से सिक्योरिटी दिलवा देता था। तो कई दिनों तक ये पुलिस सिक्योरिटी में रहा। फिर पुलिस वक्त वक्त पे सिक्योरिटी का रिव्यू करती है कि अब इसको कितना थ्रेट है, नहीं है। तो कुछ वक्त के बाद में लगा कि भाई 8-10 महीने हो गए हैं, तो अब इसका खतरा टल गया, अब इसको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। और खुद उसको भी ऐसा लगा कि अब मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब धमकी भरे फोन कॉल्स वगैरह भी आने बंद हो गए थे। तो इसने सिक्योरिटी हटा दी। और एक दिन दिवाली के आसपास का मौका था, एक दिन जब ये अपने शोरूम से बाहर निकला, इसका शोरूम ठीक मुंबई में पुलिस कमिश्नर का जो दफ्तर है, सड़क के दूसरी तरफ है। तो जब ये वहां से बाहर निकल के पास ही के एक पीसीओ पे फोन कॉल करने जा रहा था, तो छोटा शकील के 2 शूटर आते हैं और इसको गोलियों से भून देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तो इस घटना को लेकर सरकार को काफी घेरा गया कि मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब जो है गैंगस्टर के हौसले इतने बढ़ गए कि पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर गोली मार के जाते हैं। मतलब गोलियों की आवाज पुलिस कमिश्नर के कमरे तक गई होगी, इतने क्लोज जाके गोली मारते हैं। उस समय मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख, उस समय मुख्यमंत्री थे मनोहर जोशी। हाँ, ये शिवसेना बीजेपी के 1998 में हुआ था जी। हाँ, तो उसमें उसके बाद फिर वो एक जो प्राइवेट एयरलाइंस शुरू की थी, तकीउद्दीन नाम था, तकीउद्दीन वाहिद ने ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस नाम की जो एक एयरलाइन शुरू की थी। भारत की सबसे पहली प्राइवेट एयरलाइन वही थी। और उसका मर्डर होता है। हाँ, उसका मर्डर होता है। उसके बारे में दरअसल एक ये खबर ये छाप दी गई थी कि उसके कहीं डी से रिश्ते हैं, जिसकी कभी पुष्टि नहीं हुई कि दाऊद के साथ में उसके रिश्ते हैं। इस जैसी बात उसके बारे में कहीं पर आ गई थी और उसके बाद में फिर ये नैरेटिव खड़ा किया गया कि छोटा राजन ने उसको इसी वजह से मरवाया है। तकीउद्दीन जो ये एविएशन इंडस्ट्री शुरू कर रहे थे, इनकी हत्या में छोटा राजन का नाम आता है। फिर उसके बाद जो है ये हत्याओं का सिलसिला इस तरीके से चलता रहता है। फिर एक दौर आता है जब सारे फिल्म इंडस्ट्री इनसे डरने लग जाती है,
जब ये बात होती है कि इनको पैसा, अच्छा जब इस तरीके की हत्याएं हो जाए, जो व्यक्ति खुद इनकरेज कर रहा था लोगों को कि पैसे नहीं देना है और सिक्योरिटी फिर छूट गई, उसको मार दिया गया, तो फिर इनकी वसूली भी बढ़ गई होगी। हाँ, उसके तुरंत बाद जो है उसके तुरंत बाद फिर इनकी वसूली के कॉल्स भी और बढ़ गए, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का देखिए मोडस ऑपरेंडी ही यही था कि एक को मारो और 100 को डराओ। अगर आपने सत्या फिल्म देखी होगी तो उसमें एक डायलॉग है जो सत्या भीखू मात्रे से कहता है कि हमारा फायदा जो है इनके मरने में नहीं है, इनके डरने में है। तो यही तरीका अपनाया जाता था। गुलशन कुमार की हत्या होती है तो वो बहुत चर्चित कांड होता है और पूरे उसमें अबू सलेम का नाम आता है। अबू सलेम उस मामले में जेल में भी, उसको प्रत्यर्पण करके लाभ भी दिया गया है। एक जिसका आज बड़ा कम जिक्र होता है वो राकेश रोशन, ऋतिक रोशन के जो पिता हैं, उन पर गोली चलती है। कैसे, क्या हुआ था, वो किसने चलवाई थी गोली? वो गोली अबू सलेम ने चलवाई थी। देखिए राकेश रोशन का क्या हुआ था, उनका फाइनेंशियली बहुत बुरा दौर चल रहा था, बहुत आर्थिक तौर पर बड़े मुसीबत में थे वो, और उन्होंने अपने बेटे को ये लॉन्च किया था इस फिल्म में, कहो ना प्यार है, उस वक्त आई थी ये फिल्म, और उनको उम्मीद थी कि ये इस फिल्म से जो है ना उनकी तमाम जो आर्थिक समस्याएं हैं उससे वो बाहर आ जाएंगे, और बड़े ही आशान्वित थे वो उस चीज़ को लेके। लेकिन उसी दौरान अंडरवर्ल्ड को भी भनक लग जाती है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड बहुत बारीकी से किस फिल्म की कितनी बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हो रही है उस पर बड़ी बारीकी से नज़र रखता था, और इनको पता चला कि भाई ये तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे धमाल कर रही है, अच्छी कमाई कर रही है, तो एक्सटॉर्शन के लिए राकेश रोशन को टारगेट किया गया था, और उसके ऊपर जो है उनके ऊपर गोलियां चला दी गई थी। जब उन्होंने मना किया था तो अबू सलीम की ओर से गोलियां चलाई गई थी, लेकिन उसमें वो बाल बाल बच गए थे। उनके ड्राइवर ने उनको वक्त पर अस्पताल पहुंचा दिया था और उनकी जान बच गई थी। अच्छा, इसमें पूरे अंडरवर्ल्ड के फलने फूलने में एक बड़ा योगदान जो पता लगता है कि पुलिस वालों की भी मिली भगत और उनका संरक्षण भी था। जैसे एक किताब में एक नाम का जिक्र है, राजेश इग्वे, राजेश इग्वे। हाँ, तो वो क्या था मामला? राजेश इग्वे जो है एक पुलिस कांस्टेबल था, और उसकी जिम्मेदारी थी कि जो पुलिस का हथियार खाना है वहां पर उसकी ड्यूटी लगती थी। लेकिन बाद में वो अंडरवर्ल्ड के गैंग के साथ जुड़ गया, दाऊद इब्राहिम के गिरोह के साथ में जुड़ गया, और फिर उसको जो जैसा बताते हैं कि उसके टारगेट पर कई सारे लोग थे, आडवाणी भी थे और राकेश मारिया भी थे, और कुछ बड़े नाम थे जो जिनकी हत्या की सुपारी उसको दी गई थी। और ये करता ये था कि ये डी कंपनी के शूटर्स को जो है ट्रेनिंग भी देता था हथियार चलाने की। तो इस कादर खान नाम के एक एसीपी हुआ करते थे, उन्होंने इसको एक एनकाउंटर में मार डाला। अब ये जो कादर खान है, इनकी स्टोरी बड़ी दिलचस्प है कि ये कादर खान जो है दाऊद इब्राहिम के क्लासमेट हुआ करते थे। दाऊद इब्राहिम ने 9वीं तक पढ़ाई की थी नागपाड़ा के अहमद सेलर स्कूल में, तो उस अहमद सेलर स्कूल में ये दाऊद के साथ ही पढ़ते थे, और बाद में आगे चलकर दाऊद गैंगस्टर बन गया और ये पुलिस वाले बन गए, और फिर बाद में इन्होंने दाऊद के ही आदमी का एनकाउंटर किया। फिर उसके बाद जब ये सब तंग आ जाते हैं, सारा कुछ अब ये लगता है कि सब चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, सरकार मतलब इस दौरान आप देखेंगे तो 3 मुख्यमंत्री हो चुके थे, और चौथे सुधीर जी थे मुख्यमंत्री, उसके शरद पूरे 90 की दशक की आप बात कर रहे हैं। हाँ, फिर शरद पवार, फिर 90 के दशक में पहले, फिर नारायण राणे, हाँ, फिर विलासराव देशमुख, हाँ, और ये लोग सब लोग ये सब गैंगवार होते देखते रहते हैं, मतलब फिर परेशान होते हैं, और फिर ये तय किया जाता है कि अब एक इनकाउंटर की टीम बनाई जाए। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको क्रोनोलॉजी में ऊपर ले जाना चाहूंगा। एनकाउंटर करने का फैसला जो है वो गोपीनाथ मुंडे जब वो 95 में जब सरकार आती है शिवसेना बीजेपी की, और जब गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री बनते हैं, साथ में गृह मंत्रालय का प्रभार जब उनको मिलता है, उसके बाद से एनकाउंटर की पॉलिसी शुरू होती है। वो इस पदभार को संभालने के 1-2 साल बाद ही वो कर देते हैं। आपको फिर से मैं उस फिल्म का, चूंकि वो मेरी बड़ी पसंदीदा फिल्म रही है इसलिए एक डायलॉग मुझे याद है। उसमें सत्या फिल्म में एक इंसिडेंट है जहाँ पर परेश रावल जो पुलिस कमिश्नर की भूमिका निभाते हैं, तो जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है वो दरअसल उस किरदार को गोपीनाथ मुंडे से प्रेरित बताया गया है, और वो कहता है कि कमिश्नर साहब आप कुछ भी कीजिए लेकिन मुंबई को साफ कीजिए। तो ये डायलॉग दरअसल गोपीनाथ मुंडे ने तत्कालीन पुलिस कमिश्नर उस वक्त थे रॉनी मेंडोंसा, उनको ये कहा था कि कुछ भी करो मुंबई को साफ करो, और उसके बाद से फिर पुलिस ने एनकाउंटर्स की मुहिम छेड़ दी थी, और हर दिन 2-4 एनकाउंटर्स होते थे, 2-4 गैंगस्टर्स को गोलियां मारी जाती थी। और इसमें इसीलिए वो, अब जैसे आपने फिल्म के डायलॉग का पता है, इसमें एक आपने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है
कि आप जो है दगड़ी चावल गए हुए थे। हाँ। और वहाँ पर जो एक व्यक्ति आपसे कांपते हुए बोलता है कि वो कातिल है, उसने मेरे कई छोकरों को खल्लास कर डाला है, मुझे भी टपका देगा, वो डर लगता है मेरे को उससे। तो ये जब इनकाउंटर की सीरीज हुई तो एक डॉन जो है वो ऐसा कहता है। ये बहुत दिलचस्प किस्सा है जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। साल 2004 में लोकसभा चुनाव की वोटिंग का दिन था और उस इलाके में वो सीट थी मध्य मुंबई की। उस इलाके से अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गौली लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर खड़ा था। खुद की पार्टी बनाई थी, खुद की उसने पार्टी बनाई थी, अखिल भारतीय सेना। तो उस संसदीय सीट से वो एक उम्मीदवार था। तो मैं और बाकी के चैनल वाले सुबह से उसके घर पर चले गए कि भाई एक डॉन है, वो आज वोट देने जाएगा, तो वहाँ पर वोट डालते हुए उसके विजुअल लेंगे और फिर उसका टिक टैक करेंगे। तो हुआ ये कि वो उसने भी बुला लिया सुबह सबको। हम लोग वेट कर रहे थे कि भाई ये उतरे तो हम लोग इसका निपटाएं, फिर दूसरे कैंडिडेट का जाके करें। अब वो अपने घर से सेकंड फ्लोर पर उसका घर था दगड़ी चाल के अंदर, वो बाहर ही नहीं निकल रहा है। हाँ अभी थोड़ी देर में जाते हैं, अभी रखते हैं, थोड़ा रुको, थोड़ा चाय पियो। अच्छा, दगड़ी चाल तो एक मूवी भी बनी है। हाँ मूवी भी है उस नाम पे। तो वो निकल ही नहीं रहा था। अब हम लोग बड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि ये जब इसका हो जाएगा तब हम दूसरे असाइनमेंट पर जाएंगे ना, वो जा ही नहीं रहा है। तो हमने देखा ये कि विजय सालस्कर जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिनकी छवि थी एक अधिकारी की, वहाँ से दगड़ी चाल का गेट सामने था और गेट के बाहर जो सड़क थी वहाँ पर विजय सालस्कर आते हैं, अपनी जिप्सी से उतरते हैं, एक सिगरेट जलाते हैं और सिगरेट का लंबा कश लेते हैं और सेकंड फ्लोर पे जहाँ पे गौली खड़ा था उसकी तरफ ऐसे देखते हैं गुस्से में और धुआं छोड़ते हैं। फिर एक कश लेते हैं, फिर धुआं छोड़ते हैं और उसके बाद वापस अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और कुछ देर तक गाड़ी में बैठे रहते हैं। इतना देखकर अरुण गौली की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और फिर विजय सालस्कर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन गौली को डर लगता है कि शायद अभी भी आसपास कहीं है। इतना दहशत। हाँ, तो हम लोग अब बोलते हैं कि अब ये तो पता नहीं, जाएंगे नहीं। मैं सोचता हूँ कि ये किसका 1-to-1 इंटरव्यू करके टिक टैक करके मैं निकल जाता हूँ वहाँ से। तो मैं गौली का इंटरव्यू करता हूँ तो वो जो डर है गौली का वो उसके चेहरे पर और उसके शब्दों में साफ झलकता है। मैंने बोला गौली जी आप उम्मीदवार हैं और आज अपने आप को ही आपको वोट देने नहीं जा रहे हैं, आप खुद ही वोट देने नहीं जा रहे हैं, आप दूसरों से क्या उम्मीद करते हैं कि जाके आपको वोट देंगे, आप खुद ही घर से नहीं निकल रहे हैं। तो बोलता अरे कैसा निकलेगा, वो मर्डर केस का आरोपी खड़ा है ना मेरे घर के बाहर, मतलब विजय सालस्कर मर्डर केस का आरोपी, मतलब एनकाउंटर करने वाला, वो मर्डर केस का आरोपी खड़ा है ना मेरे घर के बाहर, मैं जाएंगा तो मेरे को भी खलास कर देगा, मेरा एनकाउंटर कर देगा वो। हाँ। पागल आदमी है वो। तो इस तरह के मतलब वो सारा जो नॉर्मली अरुण गौली जब कैमरे को फेस करता है तो थोड़ा डिसेंट, थोड़ा सा सिविल लैंग्वेज में बात करता है, लेकिन उस वक्त में जो उसकी जो असली भाषा थी, असली जुबान, वो सब कुछ भूल गया कि मुझे कैमरे के सामने ऐसे बात करना है। वो पूरा डर जो है उसके सामने झलक रहा था कि अरे कैसा जाएगा, वेड़ा आदमी है, ठोक डालेगा मेरे को, ऐसा कैसे। ये उस दौर का किस्सा है जब अंडरवर्ल्ड को टोन डाउन कर दिया था पुलिस ने इनकाउंटर करके, और इनकाउंटर के बड़े चेहरे जो है कई चेहरे चर्चित हुए, प्रदीप शर्मा, दया नायक, विजय सालस्कर जो 2008 में, सचिन वाजे जिसका एंटीलिया केस में नाम है। और ये लोग एक समय मुंबई के हीरो के तौर पर उभरे और उसके बाद धीरे धीरे इनका भी अपराधीकरण होता गया और इन पे भी आरोप लगे और गंभीर आरोप लगे। तो मैं अब ये तो इनकाउंटर के बाद इनकी दहशत क्या थी इसलिए मैं पहले इसी किस्से पे आ गया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे फिर इन कंपनियाँ जो नाना कंपनी, डी कंपनी, भायखला कंपनी, इनको बिखरना कैसे शुरू हुआ? उसमें ये इनकाउंटर सबसे ज़्यादा रोल अदा करने वाले थे या फिर जो मकोका कानून आया जिसके तहत इनको ज़मानत नहीं मिलती थी, वो कानून बड़े रोल में आए? देखिए दोनों, एक तो जो एनकाउंटर्स की पॉलिसी थी वो पुलिस ने बड़ी ही एग्रेसिवली फॉलो की। रॉनी मेंडोंसा के बाद भी जो पुलिस कमिश्नर आए, जैसे एमएन सिंह आए, तो उन्होंने भी उस सिलसिले को जारी रखा। फिर जो ज्वाइंट कमिश्नर थे क्राइम ब्रांच के, उन्होंने भी जारी रखा। डी शिवानंदन का नाम जो है काफी चर्चित हुआ, लोग डरते थे उनके नाम से। हाँ, लोग बड़े डरते थे, उनके ऊपर फिल्में बन चुकी हैं। तो वो क्राइम ब्रांच के चीफ हुआ करते थे। उनके कार्यकाल में 238 एनकाउंटर हुए, 238 गैंगस्टर उन्हीं के कार्यकाल में मार दिए गए थे, अलग अलग गैंग के।
तो एनकाउंटर का दौर था। एक तो वो उसने जो है अंडरवर्ल्ड को खत्म करने में भूमिका निभाई, और दूसरा कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, जिसको कोई मोका प्रोनाउंस करता है, कोई मकोका प्रोनाउंस करता है, मकोका कहा जाता है। तो उस कानून के तहत जो है हजारों गैंगस्टर्स की गिरफ्तारी हुई। उसमें जमानत मिलना इतना आसान नहीं होता है, और उसमें पुलिस के पास में असीम पावर्स होते हैं, और रिमांड भी पुलिस, चार्जशीट भी पुलिस देर से फाइल कर सकती है, इसके अलावा रिमांड भी ज़्यादा वक्त तक ले सकती है। तो उस कानून के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई, और इस वजह से अंडरवर्ल्ड की कमर टूट गई। साल 2003 के बाद से जब दाऊद का भाई इकबाल कासकर भारत डिपोर्ट करके लाया गया, उसके बाद से डी कंपनी ने आज तक मुंबई में एक भी गोली नहीं चलाई है। अच्छा, हाँ, एक भी गोली नहीं चलाई है। उस पर चली 2011 में उसके उसका गार्ड की हत्या हुई। उसके भाई के इकबाल कासकर, हाँ, वो तो राजन गिरोह पर उसके ऊपर आरोप लगा, लेकिन दाऊद गिरोह की ओर से जो है ना, रिटेलिएट मेरे नहीं ध्यान किया? में नहीं आता, नहीं हुआ ना। नहीं तो आमतौर पर तो दाऊद गिरोह वो है जो तुरंत रिटेलिएट करता है। उसके पहले जैसा मैंने बताया कि बमकांड के आरोपियों को जब छोटा राजन के शूटर मारते थे, तो विद इन 24 आवर्स दाऊद के शूटर किसी शिवसैनिक की हत्या कर देते थे। अच्छा, हाँ, तो ऐसे होता था, एक तरफ बमकांड का आरोपी मरता था, दूसरी तरफ शिवसैनिक की हत्या हो जाती थी। लेकिन मतलब तमाम कंपनियां जो है, ये सब कंपनी कहते थे इनको, गिरोह को, गैंग्स को। ये एक टाइम पे आता है कि अब जो है सब कुछ ठीक हो गया है, अब जो है हत्याएं नहीं होंगी। उसमें आपके एक दोस्त की हत्या होती है, बड़े पत्रकार, चर्चित पत्रकार जेडे, और आप उस दिन उनसे मिलने भी वाले थे। उनकी हत्या कौन करवाता है और क्या बातचीत होती है आपके लोगों के बीच? उस पर अभी हाल ही में एक सीरीज आई है, स्कूप नाम की। जी, देखिए, जेडे जो है बहुत ही वरिष्ठ अपराध के पत्रकार थे, और मेरे से तो काफ़ी सीनियर थे, और उनके साथ मेरा अक्सर घूमना फिरना होता था। ज्योतिर्मय डे, हाँ, ज्योतिर्मय डे नाम था उनका, और मिड डे के वो क्राइम एडिटर थे। हुआ ये था कि जब जेडे की हत्या हुई जून 2011 में, तो उनकी हत्या के 2 दिन पहले मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई थी, और उन्होंने कहा था कि संडे के दिन जो है यार मेरे घर पे आ जाना, मेरे पास एक तस्वीर है जिसमें इकबाल कासकर और छोटा राजन एक साथ में दोस्तों के जैसे खड़े हैं, क्योंकि उसके पहले पाकमुड़िया का शूट आउट हुआ था, और उस शूट आउट में के बाद ये आया था कि भाई इकबाल कासकर पे जो हमला है छोटा राजन ने करवाया है, इस तरह का आरोप लगा था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे टीवी के लिए काम में आ जाएगी, तुम लोग का तो विजुअल वाला माध्यम है, तो तुम इस तस्वीर का इस्तेमाल कर लेना, मेरे पास पड़ी हुई है ऐसे ही, छोटा राजन और इकबाल कासकर एक साथ में, तो संडे को सुबह चाय पे घर पे आ जाना और मैं तुमको फ़ोटो दे दूंगा। उसके पहले शनिवार के दिन उनकी हत्या हो जाती है। शूटर जो है पवई इलाके में, हाँ, क्या तारीख थी वो? आई थिंक 11 जून था, 11 जून, हाँ, 11 जून 2011। तो उनको गोली मार के हत्या हो जाती है उनकी। और अगले दिन जिस वक्त मुझे उनसे मिलना होता है, उस वक्त मैं उनकी अर्थी को कंधा दे रहा होता हूँ। तो ये पूरा सीन था। इसके बाद तो छोटा राजन ने कई पत्रकारों को फ़ोन किया, मुझे भी फ़ोन किया। छोटा राजन ने, अब ये एक आदमी था जो खुद को छोटा राजन बता रहा था, वो वाकई में छोटा राजन था या छोटा राजन नहीं था, ये तो वॉइस टेस्ट या फिर कोर्ट के उससे, लेकिन इस मामले में कोर्ट ने छोटा राजन को दोषी माना और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। तो ऐसा पत्रकारों को थ्रेट मिलता रहता था, क्यों नाराज़ था वो छोटा राजन? या नहीं, पत्रकारों को थ्रेट नहीं दिया था, उसने जिम्मेदारी लेने के लिए फ़ोन किया था कि मैंने मारा है। हाँ, कि मैंने मारा है, ऐसे इस तरह की जिम्मेदारी लेने के लिए फ़ोन किया था। मुझे भी फ़ोन आया था, हाँ, और मेरे अलावा और 2 पत्रकारों को फ़ोन आया था, जिसमें उसने कहा था कि जैसे मुझे कहा था कि मतलब किसी ने प्रोवोक किया उसको और जिसकी वजह से उसने ऐसा कर दिया, ये सारा था। उस बेसिकली थ्योरी यह है कि किसी ने छोटा राजन के दिमाग में ये भर दिया था कि जेडे, जो कि छोटा राजन से जिसके दोस्ताना रिश्ते थे, वो डी कंपनी के साथ में मिल गया था और छोटा राजन को मिलने बुला रहा था किसी जगह पर, और छोटा राजन को किसी ने अलर्ट कर दिया कि भाई वहाँ मत जाना, नहीं तो तुम्हारा लोकेशन जो है ये डी कंपनी को लीक कर सकता है। शायद ऐसा ही कुछ जो है मतलब थ्योरी उस वक्त हुई थी, और उसके बाद छोटा राजन ने अपने शूटरों से इसको ये करवा दिया। फिर मुंबई अपना ये तो 2011 की घटना है। आपके पास भी 2008 में आपको
बुलाया गया पुलिस के बड़े अधिकारी की तरफ से, राकेश मारिन, हेमंत करकरे ने जी, जो 2008 के आतंकी हमले में शहीद हुए थे जी। तो उन्होंने आपसे क्यों कहा कि आप कुछ दिन के लिए मुंबई से चले जाइए? देखिए, हुआ ये था कि एक दिन अचानक हेमंत करके उन दिनों ATS के चीफ थे, तो अचानक उनका मुझे फ़ोन आया और मुझसे कहा कि जितेंद्र, मुझे अर्जेंटली तुमसे मिलना है, लेकिन तुम मेरे ऑफिस मत आना, ठीक है, हम लोग किसी दूसरी जगह मिलेंगे। तो दूसरी जगह तय हुई कि मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर के दफ्तर में मिलेंगे। मैं वहाँ पर उनसे मिलने के लिए गया, तो उन्होंने मुझको कहा कि यार जितेंद्र, ये बताओ कि तुम्हारी ऐसी कौन सी स्टोरी है जो दाऊद गिरोह को बड़ी चुभ गई है और दाऊद जिसकी वजह से तुमसे बड़ा नाराज है। तो पहले तो मैं बड़ा खुश हुआ कि भैया अपनी स्टोरी से दाऊद इब्राहिम जो है मतलब उसको पिंच हो रही है। एक क्राइम रिपोर्टर को और क्या चाहिए, जो है मतलब देश का सबसे बड़ा वांटेड अपराधी है, अगर मेरे काम से उसको कुछ पिंच हो रहा है तो मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट लिया। लेकिन आगे की बात जब उन्होंने बोली तो फिर थोड़ा सा टेंशन भी आया। उन्होंने कहा कि तुम याद करो यार कि कौन सी स्टोरी है, क्योंकि हमने कुछ ऐसा इंटरसेप्शन किए हैं कॉल्स, हमारे पास कुछ ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट्स आए हैं कि तुम्हारी जान को थ्रेट है। और छोटा शकील जो है वो तुम्हारे बारे में काफ़ी इंक्वायरी कर रहा है कि ये कहाँ पर रहता है, कौन सी गाड़ी से आता है, कौन सी गाड़ी से जाता है, इसका ऑफिस किधर है, और उनके लोग जो है शायद तुम पर वॉच रख रहे हैं। तो तुम मुझे बताओ कि ये क्या कारण है जिसकी वजह से डी कंपनी के लोग तुम पे वॉच रख रहे हैं या तुम्हारे जान को इस तरह का थ्रेट है। तो मैंने कहा कि मैंने तो बहुत सारी स्टोरीज दाऊद के खिलाफ की हैं, और उन दिनों में जैसे टीवी का दौर था तो हम लोग अक्सर बोलते थे भगोड़ा दाऊद इब्राहिम, देशद्रोही दाऊद इब्राहिम, इस तरह के शब्द हम दाऊद के लिए इस्तेमाल करते थे, आतंकी दाऊद इब्राहिम। और वो अकेले मैं नहीं करता था कि मैं बहुत बहादुर हूँ इसलिए मैं ही, सारे टीवी के पत्रकार जो है उस दौर के दाऊद इब्राहिम को ऑन स्क्रीन, और अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं, हम जब दाऊद के बारे में बात करते हैं तो हम ऐसे ही कहते हैं कि मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम या भगोड़ा दाऊद इब्राहिम, तो उस तरह से करते थे। फिर मैंने ये भी याद किया कि मैं दाऊद का जो रत्नागिरी का घर था, पुश्तैनी हवेली थी, वहां जाके मैंने उसके घर के अंदर वॉक थ्रू किया था, उसके एक एक कमरे को दिखाया था। और इसके अलावा जो पाकमोड़िया स्ट्रीट में जो दाऊद का घर था, जहाँ पे दाऊद का बचपन भी था, उस घर के अंदर भी घुस के मैंने पूरा उसका घर दिखाया था। तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी वो नाराज हो, कुछ एक कारण हो सकते हैं। तो मैंने ये सब बता दिया, बोला कि लेकिन तुमको स्पेसिफिक नहीं पता है कि किस स्टोरी की वजह से। मैंने कहा नहीं, स्पेसिफिक तो नहीं पता है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो यार, कुछ दिनों के लिए ना तुम मुंबई से बाहर चले जाओ। तो मैंने कहा कि इसी महीने की, अप्रैल का वो वक्त था, इसी महीने की 27 तारीख को मेरी शादी है, और उसके 7 दिन पहले 20 तारीख को मेरी बहन की शादी है। मैं अपने मामा के घर पे रहता था, तो मैं मुंबई नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे ही सब इंतज़ाम के लिए भागदौड़ करनी है, तो मैं मुंबई से बाहर कैसे नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि मैं फिर तुम्हारे बॉस से बात करूंगा कि तुमको मुंबई से बाहर भेजे। और बॉस मेरे थे मिलिंद खांडेकर, ABP न्यूज़ के संपादक थे तब वो। तो वो हेमंत करकरे के दोस्त भी थे, जब वो मुंबई में क्राइम रिपोर्टिंग करते थे तो उस दौरान दोनों की दोस्ती भी थी। बोले मिलिंद को फ़ोन लगाओ जो है, तो स्पीकर फ़ोन पे उन्होंने मिलिंद जी को फ़ोन लगाया और कहा कि मिलिंद देखो ऐसा ऐसा है, और हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट आया कि जितेंद्र की जान को खतरा है, तो यार इसको बोलो कि मुंबई से बाहर चला जाए, मेरी एडवाइस है। तो मिलिंद जी ने मुझे कहा कि यार मैं तुम्हारा दिल्ली ट्रांसफ़र कर देता हूँ थोड़े महीनों के लिए, तुम दिल्ली आ जाओ। तो मैंने कहा मिलिंद जी ऐसा नहीं, मेरी उनसे बहस हो गई। मैंने बोला नहीं हो सकता है, घर में 2-2 शादियाँ, मेरी खुद की शादी है और मैं शहर छोड़ के भाग जाऊँ, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो हमारे बीच में बहस होने लगी। तो फिर हेमंत करकरे ने बोला अच्छा ठीक है रुको, मैं अब कुछ और करता हूँ। फिर हेमंत करकरे ने कहा कि ठीक है तुम रहो मुंबई में, मैं तुमको प्रोटेक्शन दिला देता हूँ पुलिस से। मैं राकेश मारिया तब जॉइंट कमिश्नर थे, मैं राकेश को फ़ोन करता हूँ और बोलता हूँ कि तुमको प्रोटेक्शन दे दे। तो मैंने कहा सर मैं मोटरसाइकिल पे चलता हूँ और मुझे ये प्रोटेक्शन कैसे, मतलब मैं पीछे उसको बिठाकर गार्ड को मुझे बड़ा अजीब लगेगा, मैं कैसे चल पाऊँगा। तो उन्होंने कहा लेकिन तुम्हारी जान का सवाल है। और मैंने कहा दूसरी बात, मैं कई ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं खबर लेने के लिए, और मेरे साथ पुलिस वाला देखेंगे तो मेरे से क्यों बात करेंगे, वैसे तो मेरा काम ही ठप पड़ जाएगा, तो मैं सिक्योरिटी नहीं ले सकता, सॉरी। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि कैसे तुमको ध्यान रखना है, आते जाते क्या करना है, और बोला अब मेरे लोग तुम पे नज़र रखेंगे। बोला ठीक है तुम जो करते हो करते रहो। फिर उसके बाद कभी कुछ थ्रेट उसके बाद मुझे तो कोई थ्रेट सीधे फ़ोन कॉल आया भी नहीं था, ये तो उनको इनपुट था। हाँ उनके पास इनपुट था। तो उसके बाद आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं। कुछ दिनों बाद मैंने सोचा कि मैं कभी करकरे जी से फ़ोन करके पूछूंगा कि क्या हुआ उन लोगों का, लेकिन तब तक मैं 26/11 का ये आतंकी हमला हो गया, उसमें करकरे जी शहीद हो गए।
तो फिर अब पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, बट ऐसे मुझे मतलब मेरा अनुमान है कि शायद उन लोगों को जो शूटर काम पे लगाए गए थे उनको शायद उठा लिया गया होगा। अच्छा, अब हमने अंडरवर्ल्ड के बाद एक बार फिर 93 में आतंक, फिर उसके बाद अंडरवर्ल्ड, फिर 2002 के बाद फिर से आतंक की वापसी होती है। हाँ, और छोटे मोटे धमाके और ये सब तो होते रहते हैं। फिर 2006 में मेजर बम धमाके होते हैं, ट्रेन ब्लास्ट। उस वक्त आप वहाँ पे मौजूद थे या कितनी देर में पहुँचे थे? उस वक्त जो है ना मंगलवार का दिन था। दरअसल संडे को हुआ ये था कि जिस दिन ये धमाका हुआ था 26 जुलाई नहीं 11 जुलाई 2006 को ये बम धमाके हुए थे ट्रेन में। वो दिन था मंगलवार का, और उसके पहले रविवार के दिन बड़ा दंगा हो गया था। रविवार आमतौर पर मेरा वीकली ऑफ होता था, तो रविवार के दिन शिवाजी पार्क के बाहर जो बाला साहब ठाकरे की जो पत्नी है मीनाताई ठाकरे, तो उनका एक बुत बना हुआ था, उसका किसी ने अपमान कर दिया था कुछ वहाँ पर, उसके साथ कुछ गलत कर दिया था उसके साथ में, तो उसकी वजह से दंगा हो गया था वहाँ पर और एक बस को जला दिया गया था शिव सैनिकों की ओर से। तो मैंने छुट्टी कैंसिल करके मैं दंगा कवर करने आ गया, तो मुझे बतौर कॉम्प ऑफ जो है मंगलवार के दिन छुट्टी मिली थी। तो तब फिल्म आई थी क्रिश। उस फिल्म को मैं देखने के लिए मैं सिनेमा हॉल में बस जाकर मैं बैठा ही था, फिल्म शुरू ही हुई थी कि अचानक में हमारे दफ्तर में ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में काम करने वाला एक शख्स था गोम्स नाम के, उनका बड़े ही चीखते हुए मुझे फ़ोन आया, जितेंद्र मेरे सामने ट्रेन में ब्लास्ट हो गया है यार, लोगों की लाशें इधर पड़ी हुई हैं, पूरी ट्रेन में आग लगी हुई है, पूरा डब्बा जल रहा है खार इलाके में। तो मैंने फ़ोन कट किया और मैंने तुरंत जॉइंट कमिश्नर थे अरूप पटनायक लॉ एंड ऑर्डर के, तो उनको मैंने फ़ोन किया कंफर्म करने के लिए, सर ऐसी कोई जानकारी है कि कोई ट्रेन में ब्लास्ट हुआ है? तो उन्होंने बोला जस्ट अभी मेरे पास भी खबर आई है कंट्रोल से। तो मैंने बोला कंट्रोल से खबर आ गई है तो मतलब कंफर्म है। मैं मेरी मोटरसाइकिल निकालकर फिर मैं वहाँ पर पहुँचा घटनास्थल पे। तब तक रास्ते में बारिश भी शुरू हो चुकी थी, जुलाई का महीना था, काफ़ी भारी बारिश हुई। भीगते भागते मैं वहाँ पे पहुँचा, मैंने कैमरामैन को भी वहीं पहुँचने के लिए फ़ोन किया था। तो वहाँ पर तब तक ये पता चल गया कि कुल 7 जगहों पे ब्लास्ट हुआ था। एक तो खार था जहाँ से इस आदमी ने मुझे फ़ोन किया था, उसके अलावा 6 और ठिकानों पर ब्लास्ट हुआ था। तो मैं था साउथ मुंबई में और सबसे नज़दीकी ठिकाना जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था वो माटुंगा का था, माटुंगा रेल स्टेशन। मैं वहाँ पर पहुँचा तो पूरा देखा कि डिब्बे के पूरे परखच्चे उड़े हुए हैं, धुआं निकल रहा है और डेड बॉडीज़ जो है, किसी का हाथ, सिर, पेट की अंतड़ियाँ, पैर वैर सब जगह जगह खून खून फैला हुआ है और पानी बरस रहा है। फिर वो जाके वहाँ कवर किया था हमने। तो ये भी क्या बदले के स्वरूप धमाके किए गए थे? देखिए कि जैसा किताब में दर्ज है कि जहां गुजरात के लोग जिस इलाके में ज़्यादा रहते थे देखिए 2002 के बाद में जितने भी बम धमाके मुंबई में हुए, 26 जुलाई का हमला, 26 नवंबर का हमला छोड़ दीजिए 2008 का, लेकिन उसके पहले जितने भी बम धमाके हुए, वो ये माना जाता है प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि गुजरात में जो दंगे हुए थे उसके बदले के तौर पर जो है ना ये दंगे कराए गए। और एक संगठन भी बीच बीच में अपना जो जिम्मेदारी लेता था, गुजरात मुस्लिम रिवेंज फोर्स इस नाम का एक संगठन भी कहीं उसके फ़ोन कॉल्स वगैरह भी आते थे कि जिम्मेदारी लेते हुए। होते थे, कहाँ के होते थे ये कुछ भारतीय होते थे, जैसे कि ये ट्रेन ब्लास्ट के मामले में ये बोला गया कि पाकिस्तानी लोग भी थे ब्लास्ट में शामिल। पाकिस्तान से भी कुछ आतंकी आए थे, उन्होंने यहाँ के लोगों का इस्तेमाल करके ट्रेन में धमाके करवाए थे और तब ATS ने इसकी जांच की थी। ये KP रघुवंशी जिनका मैंने पहले जिक्र किया था, STF के मामले में जो जांच अधिकारी थे, वही इस मामले के भी जांच अधिकारी थे। कुल कितने जगह पे धमाके हुए? 7 जगहों पे। जो ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था 11 जुलाई 2006 को 7 जगहों पे धमाके हुए थे। माटुंगा में हुआ था, माहिम में हुआ था, बांद्रा में हुआ था, खार में हुआ था, फिर बोरीवली में हुआ था, मीरा भाईंदर में हुआ था और फर्स्ट क्लास के डिब्बे में हुआ था। और ये पूरा जो ऐसे टाइम पे हुआ था जब लोग ऑफिस से घर जा रहे थे। और ये जो सबब्स हैं, इन सबब्स में गुजराती पॉपुलेशन बहुत है, जो गुजराती बहुल इलाके, इसमें जैसे सेंटा क्रूज, विले पार्ले में गुजराती काफ़ी रहते हैं। फिर आगे जाएंगे तो कांदिवली, बोरीवली, मीरा रोड, भाईंदर, यहाँ पर गुजराती ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद फिर आता है 26/11। 26/11 की सूचना आप लोगों को कैसे मिलती है? और जो आपने वो किस्सा इस किताब में दर्ज किया है कि हेमंत करकरे, विजय सालस्कर और उनके साथ एक अशोक कामटे,
ये तीनों लोग एक गाड़ी से जा रहे थे और इन पर अटैक किया कसाब और उसके साथ जो इकबाल था, इस्माइल। क्या है वो पूरा वाकया? नहीं, उसमें हुआ ये था कि ये पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हमला हुआ था मुंबई शहर में, और कोई इस तरह का जो है ना सिस्टम नहीं था कि अगर इस तरह का हमला होता है तो उससे कैसे डील किया जाए। हर कोई इंडिविजुअल लेवल पे जिसको जो समझ में आ रहा था वो उस तरह से डील कर रहा था। तो और एक साथ इतने अलग अलग ठिकानों पर हमले हो गए थे, हॉस्टेज सिचुएशन पैदा हो गई थी नरीमन हाउस में, ओबराय होटल में, ताज होटल में। इसके अलावा 2 ठिकानों पर बम धमाके भी हो गए थे टैक्सी के भीतर। अस्पताल में आतंकियों ने हमला कर दिया था, रेलवे स्टेशन पर उन्होंने गोलीबारी की थी, उसमें कई लोग मर गए थे। तो जिसको जो समझ में आ रहा था वो वहां पर कर रहा था। कोई हायरार्की लोग भूल गए थे कि कौन पुलिस के किस रैंक पे है, कौन कहां पर है। तो ऐसे ही हुआ ये कि कामा हॉस्पिटल के पास टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है, CST स्टेशन के पास, वहां पर ये तीनों लोग एक साथ आए। हेमंत करकरे जो ATS चीफ थे, अशोक कामटे जो एडिशनल कमिश्नर थे, और विजय सालस्कर जो इंस्पेक्टर थे। और फिर इन्होंने जिस तरफ फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, इन्होंने वहाँ जाकर सिचुएशन देखनी तय की। और विजय सालस्कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गए, उनकी बगल की सीट पर अशोक कामटे बैठे और पीछे वाली सीट पर विजय सालस्कर बैठे। और उसके पीछे जो कॉलेज गाड़ी थी उसके पीछे जो है ये हेमंत करकरे के 4 सिक्योरिटी गार्ड्स वो वहाँ पर बैठे। एक सालस्कर का आदमी बैठा और 3 हेमंत करकरे। और ये लोग उस जब लेन से निकलने लगे तो इस्माइल और कसाब ने एम्बुश किया उनके ऊपर अचानक से। तो अपने वेपन निकालने का भी मौका नहीं। हाँ बिल्कुल, और वेपन चलाया। अशोक कामटे के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने एक बार फायर किया था और वही गोली जो है कसाब के हाथ में लगी, उससे वो इंजर्ड हो गया था। लेकिन फिर इनको इतनी गोलियां लग गई थी कि वो वहीं पर शहीद हो गए। फिर इनकी क्वालिस लेकर के वो क्या इनको फिर वो इनकी बॉडी को बाहर निकालते हैं और फिर उसके बाद उनकी बॉडी को जो है वहीं पे फेंक देते हैं निकाल कर गाड़ी से। और इस्माइल जो है ड्राइविंग सीट पर बैठता है कॉलेज के, उनके बगल में कसाब बैठता है। फिर उस लेन से बाहर निकलते हैं, मेट्रो सिनेमा के जंक्शन की तरफ जाते हैं। वहां पर पत्रकारों की भीड़ खड़ी होती है, पुलिस ने उनको वहां रुकाया होता है, तो पत्रकारों की तरफ भी फायरिंग करते हैं। और वो दोनों हाँ वो अच्छा, पुलिस की गाड़ी आ रही होगी तो आप लोगों को लगा होगा या फिर जो भी वहां पत्रकार रहे उनको लगा पुलिस वो पुलिस की गाड़ी है, क्योंकि पुलिस की बत्ती जल रही थी, जो पीली लाइट जल रही थी और पुलिस की गाड़ी दिख रही थी जिस तरह का ब्लू पेंट किया हुआ था। लोगों को लगा कि पुलिस आई हुई है, तो पत्रकार कुछ क्या अंदर चल रहा है जानने के लिए उनकी तरफ दौड़े भी। लेकिन तभी उनकी तरफ से फायरिंग हो गई, कसाब ने फायर कर दिया पत्रकारों की भीड़ की तरफ। तो पत्रकारों की भीड़ में एक ETV का कैमरामैन था, उसकी उंगली पार करके गोली चली गई, उसकी उंगली निकल गई उससे गोली से। और एक अरुण चित्ते नाम का एक सालस्कर की टीम का एक अधिकारी था वहाँ पर, उसको 3 गोलियां उसके सीने में लगी और वो वहीं पर डेथ हो गई उनकी। और उसके बाद ये इनकी गाड़ी आगे निकल गई टुवर्ड्स विधान भवन। फिर गाड़ी पंक्चर हो जाती, फिर उसके बाद विधान भवन के बाद इनकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है। तो पास में एक स्कोडा गाड़ी में एक होटेलियर जा रहा होता है, तो ये लोग उसको घेर लेते हैं, बंदूक की नोक पर उसको बाहर निकालते हैं, उसकी स्कोडा गाड़ी पर कब्जा करते हैं और टुवर्ड्स मलबार हिल जाते हैं मरीन ड्राइव होते हुए। तब तक में पुलिस को अलर्ट मिल जाती है कि आतंकी जो है उन्होंने कार को हाईजैक किया है और मलबार हिल की तरफ जा रहे हैं। तो गिरगांव चौपाटी के पास वो लोग नाकेबंदी लगाते हैं, बैरिकेड्स लगाते हैं। वहाँ पर ये आके गाड़ी रुकती है और जब ये इस्माइल देखता है कि सामने बैरिकेड लगा हुआ है तो तुरंत वो यू टर्न लेने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक में क्या होता है कि एक कांस्टेबल तुकाराम ओमले नाम का कांस्टेबल है, वो बाइक से इन लोग को फॉलो करते हुए आता है और वो कसाब को ऐसे पकड़ लेता है खिड़की से हाथ डाल के। लेकिन कसाब ने या ट्रिगर दबा देता है कसाब AK-47 का और उनको गोलियां लग जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो वहाँ पर जो पुलिस अधिकारियों की टीम होती है उसमें एक अधिकारी हैं, उनका नाम अभी मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। नाम बोलकर नहीं, उनका नाम मैंने उसमें लिखा हुआ है किताब में। एक तो संजय गोइलकर थे। संजय गोइलकर, कसाब की एक गोली उनके कमर से जाकर निकलती है। हेमंत बावधनकर। तो हेमंत बावधनकर नाम के अधिकारी वहां पर रहते हैं, तो वो तुरंत अपनी रिवॉल्वर से गोली मारते हैं जो कसाब ये इस्माइल की आंख में जाके लगती है और इस्माइल की डेथ हो जाती है। और फिर सब लोग जितने पुलिस वाले हैं वो डंडों से कसाब पे टूट पड़ते हैं और कसाब की बहुत पिटाई करते हैं और उसको फिर अरेस्ट कर लिया जाता है।
फिर उसको बचा दिया जाता है और फिर आप उसके बाद इसमें दर्ज कराते हैं कि कई दिनों तक, जब आपने 2-3 दिन कवरेज की तो कई दिनों तक आप लोगों को सपने में गोलियां सुनाई देती एक महीने तक जो है कान में आवाज गूंजती थी। जब हम सोने के लिए आंख बंद करते थे तो जो तड़तड़ाहट है, क्योंकि मैं कुल 59-60 घंटों तक लगातार हम वो कवरेज कर रहे थे, और जो एनएसजी और आतंकियों के बीच जो ताज में गन फाइट हो रही थी, कॉन्टिन्यूस जो आवाज आती थी लगातार, वो आवाज हमारे एक तरह से जहन में बस गई थी और महीने भर तक जो है वो आवाज कानों में गूंजती रहती थी। और काफ़ी लंबी बातचीत है हमारी आपकी, और भी बहुत सारे दिलचस्प किस्से हैं। और इस किताब की अच्छी चीज़ ये लगती है कि ये आपको छोटे छोटे चैप्टर हैं तो एक वेब सीरीज़ की तरह है, और आप एक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अगला चैप्टर भी पढ़ना चाहिए। और भी तमाम मुद्दों पे बात हुई है इस किताब में। 2004 की सुनामी हो, और 2004 जो सुनामी आई थी वो 2004 में, जो सुनामी नहीं थी वो डेल्यूज था 2005 में, जो बारिश हुई थी 2005 26 जुलाई 2005 में, उसकी बाढ़, बहुत बड़ी बाढ़ आई थी मुंबई में। उसका तब मुंबई जो है पूरे विश्व से कट गया था। हाँ, मतलब उसकी भी किस्से हैं इसमें। उसके बाद जो है लाल बाग के राजा की कहानी है, बॉलीवुड का जो बदरंग चेहरा है, और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो पॉलिटिकल सिनेरियो कैसे बदला। तो सब कुछ एक बातचीत में नहीं रिकॉर्ड किया जा सकता, लेकिन काफ़ी कुछ हमने बातचीत की। और इसकी जो सबसे आखिर में, जो आखिर पेज पे एक लाइन लिखी हुई है कि मुंबई का आसमान बदलता है, मुंबई का रंग रूप बदल सकता है, लेकिन मुंबई का किरदार नहीं बदलता। वो सपने देती है, सपनों को पूरा करने का मौका देती है, और लोग सपने वहाँ अपना जी कर उसको आगे भी बढ़ते हैं। तो इस किताब को अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं, प्रभात प्रकाशन ने इसको छापा है। अशोक अयोध्या ने कैसे बदल दी बम्बई, और बॉम्बे आफ्टर अयोध्या इसके इंग्लिश में भी है। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ, आपने लंबी चौड़ी बातचीत की, चूँकि हम और जितेंद्र सर जो है पूर्व सहकर्मी भी रहे हैं। आमतौर पे सब इन्हें जितेंद्र दीक्षित कहते हैं, हम लोग जीतू सर कहते हैं। तो आपने ये एक अच्छी किताब लिखी, और हम सब के लिए भी अच्छा रहा कि मुंबई के बारे में काफ़ी कुछ जानने समझने को मिलता है। तो आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी, जितेंद्र जी की एक्सपीरियंसेस कैसा लगा, वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अभिनव, बहुत मज़ा आया बातचीत करके, और मुझे उम्मीद है दर्शक इस किताब को पढ़ेंगे और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर शेयर करेंगे।